कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। इन अच्छी लाइन्स के साथ में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका इस लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडियाज़ 103 यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ में इस लेक्चर के एंड तक बने रहोगे एंड आप जैसे भी हो सुस्वस्थ, ओके, एग्ज़ाम के लिए फुल्ली मोटिवेटेड, ओके, और अपनी प्रिपरेशन को एकदम हाई लेवल पे लेके चल रहे होगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ICAI का स्टडी मैट में लेके चलता हूँ पहले तो। एंड ये है मेरा स्टडी मैट, डाउनलोड्स। या तो ये रहा मेरा इंडियाज़ 103 यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टडी मैट, जो कि मैं साथ साथ में आज की पॉइंट पे रखने वाला हूँ इसको। एंड सेकंड, जैसा कि आप सभी जानते हो, दैट इज़ माय क्वेश्चन बैंक FR रिवाइज्ड जुलाई 21 का जो मेरा क्वेश्चन बैंक है वो वाला मैं यहाँ पे बेस लेके चल रहा हूँ। मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ बिकॉज मुझे आपको क्वेश्चन भी कराना है। SFM का क्वेश्चन बैंक कितना बन गया कुलदीप, दिखा तो सही। तो देखो, ये जो बुक है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ओके। वन स्टॉप सॉल्यूशन SFM का ये फ्रंट पेज हो गया। जो सेकंड पेज है वो मेरा समराइज इंडेक्स है, जैसा मेरा FR के अंदर है। एंड CA फाइनल SFM समराइज इंडेक्स अगेन सी, इसको भी मैंने ना कई मल्टीपल पार्ट्स में बांटा है, ओके। यहाँ पे एज यू कैन सी थ्योरी कॉन्सेप्ट पार्ट पहले है एंड देन उसके रेलेवेंट क्वेश्चन। यहाँ पे चैप्टर नंबर वन का सब कुछ खत्म हो गया है, ओके। तो मल्टीपल जगह नहीं जाना, एक जगह पे एक चैप्टर का सब कुछ दे रखा है मैंने, ओके। थ्योरी या कॉन्सेप्ट पार्ट पढ़ो, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड करो, ये मोर देन इनफ है एग्जाम पर्पज से। देन रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल है। और कुछ मेरे को ना, ये मेरे देखो क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो मेरे को जहाँ से भी ICAI के सोर्स है, MTP के सोर्स से, या फिर कोई और फैकल्टी के भी डाले हुए थे, कब के पुराने पड़े हुए थे, तो जहाँ से भी गूगल करके जहाँ भी मिला ना, मैंने सारा एक्यूमुलेट करके आपको दिया है। तो ये क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, जो कि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं। सारे क्वेश्चंस हैं वो मतलब इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो आप इनको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ आपको एक पेज या दो पेज के अंदर मैंने दे दिया, जैसे 8-10 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वार वाला ही है, ओके। तो वार के अंदर मैंने आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अपने जो आते हैं ना, वो 3-4 क्वेश्चन ही हैं, ओके। और फिर चलो एक बार मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा, टाइम उधर चला जाएगा वरना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हर चैप्टर को 4 पार्ट में, थ्योरी पार्ट, उसके थ्योरी क्वेश्चंस, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और कुछ आपको करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं वो। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ। ऐसे करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल 14 चैप्टर्स हैं। और वो आपके यहाँ पे 438 पेज समथिंग कुछ हुई है अभी तक। तो ये अभी मैं और कर रहा हूँ, तो जब फाइनल होगी तो 500 पेजेस के आसपास आपकी रहने वाली है। अगेन इसमें भी डिटेल इंडेक्स रहने वाला है, ओके। डिटेल इंडेक्स के अंदर अगेन जैसे थ्योरी या कॉन्सेप्ट पार्ट था चैप्टर नंबर 1 में, तो उसमें स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, फंक्शंस क्या है, स्ट्रेटेजी एक डिफरेंट हायरार्की लेवल कैसे होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, इंटरफेस क्या है दोनों का, एंड बैलेंस कैसे करते हैं अपन गोल को। तो ये सारी चीज़ें कवर हैं। देन थ्योरी क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस हैं। इनके आगे अभी हेडलाइन लिखी जा रही है, ये अपडेट हो जाएगी। देन हमारा ऐसे आता है रिस्क मैनेजमेंट वाला, अगेन सारे कॉन्सेप्ट, देन इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, फिर ये आपको करने वाले क्वेश्चंस। इनके आगे भी मैं लिख रहा हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, एंड फिर आपको यहाँ पे पूरा डाटा मिलेगा अच्छा खासा पूरा डिटेल में। ऐसे सिक्योरिटी एनालिसिस है, एज यू कैन सी यहाँ पे 7 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 2 प्रैक्टिकल दिए मैंने, एंड 8 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं। और इसमें से एक तो ये वाला मई 18 में भी आया है, मतलब हर एग्जाम में आ रखा है वैसे। ऐसे ही सिक्योरिटी वैल्यूएशन नहीं करते हुए मैंने इसके अंदर 76 क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं अभी तक, जो कि मोर देन इनफ है वैसे प्रैक्टिस के लिए कहूँ तो। अगेन उनके आगे डिटेल सब आने वाली है, ताकि जब भी आपको पढ़ना हो ना कि यार ठीक है चल आज पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं अटेंड कर सकते, एक बार सभी क्वेश्चन की समरी आपको इधर मिल जाएगी, तो आपके दिमाग में सारा का सारा फिर से ब्रशअप हो जाएगा। ये पता है मैंने क्यों किया है, ये इसलिए ताकि आपकी जो रिवीजन हो ना वो जितनी फास्टर हो सके वो हो सके। CA फाइनल में कंटेंट इतना है कि अपन कितने भी कोशिश करते रहें, एट द एंड क्या होता है कि
आगे पढ़ते जाओ, पीछे वाला भूलते जाओ। ये इंडेक्स ये चीज़ इंश्योर करेगा कि आप पीछे वाला जो आपने किया है वो भूलो नहीं। आपको जस्ट करते जाना है, मार्क करते जाना है, और इसके आगे जैसे जितना मैंने कंटेंट लिख दिया वो तो लिख ही दिया। आपको अगर उस क्वेश्चन में कोई चीज़ स्पेसिफिक भी लिखे ना, तो आप यहीं पर इसको लिख देना कि हाँ इसके अंदर है, वो ये वाला पॉइंट है, वो फोकस करने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका एक कंबाइंड जो मतलब आप इसको भी एक बार पढ़ोगे ना फिर एग्जाम से पहले, तो भी आपकी पूरी स्टडी में पूरी सबकी गो थ्रू हो जाएगा। तो पर्पज़ बहुत सॉलिड है यहाँ पे, एंड आप सबके लिए क्या है, तो आपको कैसा लगता है ये आपको बताना है। ऐसे पोर्टफोलियो में 53 क्वेश्चंस है, फिर सिक्योरिटाइजेशन के अंदर भी क्वेश्चंस है काफ़ी, उसके बाद में फिर 26 क्वेश्चन इसमें हैं। डेरिवेटिव के अंदर भी नहीं करते 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अभी तक हैं। फॉरेक्स के अंदर भी लगभग मेरे 70 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 65 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। IFM में भी लगभग 10 क्वेश्चंस आपके हैं, IRRM में भी 15 हैं, अभी और भी आ रहे हैं, लेकिन ये कंबाइंड जो आपको मिलेगा ना मतलब सॉलिड मिलने वाला है। ओके, तो ये हमारा SFM का क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरह से रहेगा। अभी के लिए मैं इसको करता हूँ कट, और मैं खोलता हूँ अपना FR का क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे हमें इसके सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करने हैं, राइट। ला 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 ये मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए आपको अभी तक लास्ट वीडियो के अंदर। 13 से अब कराऊंगा मैं, आज रात को ही रिकॉर्डिंग करूंगा, वो भी आपको मिल जाएगी। बट अभी के पर्पज से क्या करता हूँ, पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन जाता हूँ, उसको स्टार्ट कराना जरूरी है। ओके, सो पहले अपन चलते हैं डिटेल इंडेक्स के अंदर। डिटेल इंडेक्स के अंदर अपन क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एंड डोंट वरी, आपको इसके ना डिटेल इंडेक्सिंग मतलब नीचे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे चैप्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा कंटेंट में बिजी हूँ, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ना मैं सारी वीडियोस के अपडेट कर दूंगा अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो फिर आप कोई भी वीडियो देखेगा ना तो आपको इजीली नीचे गो थ्रू मिल जाएगी कि हाँ कैसे टाइमलाइन जाने वाली है। एंड रिजल्ट कुछ भी रहो, मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो आपको वो कोई टेंशन नहीं है कि कंटेंट नहीं आएगा क्या रिजल्ट के बाद में, वो भी आएगा ही आएगा। ओके, ये सब कुछ जो मैंने स्टार्ट किया है मैं अच्छी तरह से फिनिश करने वाला हूँ। सी बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग 465 नंबर पेज के ऊपर है। ओके, और मैं आपको एक बार इसका डिटेल इंडेक्स भी दिखा देता हूँ यहाँ से। सी यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अपन को फोकस करने होता है। ओके, मैं अभी कॉन्सेप्ट की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है मैंने इसकी, वो मैं एक्चुअली ड्राफ्ट कर रहा हूँ, उसकी भी PPT बन चुकी है काफ़ी हद तक। ओके, लेकिन वो एक बार मैं कंप्लीट करके PPT फिर अच्छे से रिकॉर्ड करके उसको, जैसे अभी मेरा वो नए सेशंस आ रहे हैं ना FR वाले लाइव बैच वाले, तो उसी में वो वीडियोस आएगी, तो वो वीडियो एक बार आप देख लेना, आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। अभी एक बार मैं क्वेश्चंस की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हो जाए। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और टोटल मेरे लगभग 43 क्वेश्चन है जो मेरे को यहाँ पे करने हैं। ओके, तो मैं चलता हूँ आपसे डायरेक्टली स्टार्ट करने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये आगे हम 465 441 सी हम पहुँच गए हैं 451 पहुँच गए क्या 465 पे। अरे भाई ख़त्म हो जा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे एक एक क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कि कोई अंत ही नहीं होता इनका। ओके, तो हम पहुंच गए हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टडी मैट गो थ्रू करवाता हूँ यहाँ से, तो जिससे आपकी कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी हो रखा है तो वो एक बार बिल्ड हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे हो जाएंगे पहले मैं यहीं से करवा दूंगा, एंड देन फिर उसको मैं मेरे क्वेश्चन बैंक में भी मार्क करा दूंगा। सी बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली आप भी जानते हो। ओके, ये एक एंटरप्राइज है और ये एक एंटरप्राइज है। ओके, दोनों आपस में मिले। ओके, इसने कहा यार मेरे को संन्यास लेना है, ठीक है, मेरे को धंधा वंदा नहीं करना, तो मेरा बिजनेस तू खरीद ले। ओके, मेरे को कितने पैसे देगा बता, और मैं तेरे को अपना धंधा बेच के जा रहा हूँ। इट इज़ लाइक सिंपल कि आप अपनी पानी की बोतल बेच रहे हो। ओके, और इसी का आपका बिजनेस है, तो आप इसको बिजनेस को बेच रहे हो पूरे को। बिजनेस में जाएगा तो आपकी एसेट लाइबिलिटी तो जाएगी, आपका कस्टमर सब कुछ चला जाएगा, आपकी गुडविल नाम सब कुछ। तो ये वही है कि जब भी दो कंपनी आपस में मर्जर होगी, डीम या फिर एक्विजिशन होगा, अमालगमेशन कुछ भी होगा, ओके, तो दो कंपनी आपस में आके यहाँ पे मिल जाएगी, एक बन जाएगी उसके बाद में। तो या फिर एक नहीं भी बनती है, अगर एक एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी को कंट्रोल करने लग जाए, इसको कंट्रोल करने लग जाए, तो भी यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन पिक्चर में आ जाता है। अगेन बहुत सारी क्राइटेरिया है कि बिजनेस होना चाहिए सबसे पहले।
ओके, बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। देन फिर आपका कंट्रोल है वो कौन एक्सरसाइज करना चाहिए, जो इन्वेस्टर है यहाँ पे, ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टी है, मतलब इन्वेस्टर कौन, जो इन्वेस्ट कर रहा है, किस में कर रहा है, वो इन्वेस्टी हो गया, तो इन्वेस्टर होना चाहिए। ओके, और इन्वेस्टर के पास में क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल के लिए भी बहुत कहानी, राम कहानी लिख रखी है, तो वो सारी चीज़ें अपन को टेस्ट करनी होती हैं। और साथ साथ में यहाँ पे एक बार अपन एसेट एक्विजिशन भी देखते हैं कि एसेट एक्विजिशन क्या होता है। एसेट एक्विजिशन के केस में सिंपल सा बोलूँ तो ओके, वो कहता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये भी तो हो सकता है ना, ये जो बंदा है इसने अपना धंधा चालू किया, ओके, और धंधे में उसके पास में ना अपना क्या है, सिर्फ उसने लैंड खरीदी है, ओके, लैंड खरीदी, अपना धंधा चालू करने का सोचा, फिर उसको लगा नहीं यार धंधा बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, लॉस हो जाएगा अपन को, इसने आगे कंटिन्यू नहीं करा और ये वाली कंपनी वो इसको बेच दी। तो अब ये कहेगा कि भाई इसको क्या कह रहा है कि यार तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 लगाना चाहते हो, ओके, और अल्टीमेटली तुम खरीद क्या रहे हो, बस एक लैंड, ओके, तो लैंड खरीद रहे हो, तो वो उसके लिए तो वो अपन इंडिया 16 है, उसी के अंदर अपनी अकाउंटिंग कवर हो जाती है, तो इसके लिए 103 क्यों भाई, क्या ज़रूरत है, ओके। 103 इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें बहुत डिटेल, परचेज कंसिडरेशन, गुडविल, गेन ऑन बार्गेन परचेज, आप पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करते हो, फेयर वैल्यू पे अकाउंट फॉर करते हो चीज़ों को, ओके, और ये आप किसके लिए कर रहे हो, एक लैंड के लिए, तो लैंड अगर आप किसी भी वैल्यू पे खरीदते हो तो आप इंडिया 16 जाके अप्लाई करो ना, तो इसीलिए यहाँ पे एसेट एक्विजिशन भी है, और एसेट एक्विजिशन को डिफरेंट क्या है बिजनेस एक्विजिशन से, वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ओके। और इसी के लिए एक स्पेसिफिक अभी अमेंडमेंट भी आया था जिसको बोलते हैं अपन कंसंट्रेशन टेस्ट, वो बस यही चीज़ इंश्योर करता है, कंसंट्रेशन टेस्ट ये चीज़ इंश्योर करता है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मतलब कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो क्या है, एसेट एक्विजिशन है, ओके, वो क्या है, एसेट एक्विजिशन है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज सिंपली वो बिजनेस कॉम्बिनेशन ही होगा, ओके, फिर अपन को रेगुलर में जाना पड़ेगा अगर कंसंट्रेशन के टेस्ट फुलफिल नहीं होता है तो, अगर ये फुलफिल हो जाता है तो वो एसेट एक्विजिशन है, फिर आपको 103 नहीं लगाना होता है, फिर आप 16 या 38 इंटेंजिबल एसेट या टेंजिबल एसेट है उसके बेसिस पे वो लगा सकते हो। चलो एक बार अब आगे अपन इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ, ओके। सी यहाँ पे उन्होंने बोला कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर हम कवरेज क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स वी आर गोना स्टडी ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड बिजनेस। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, जहाँ पे आपके पास में बिजनेस है और बिजनेस का अगर आपके पास में कंट्रोल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाता है, ओके। अब ये बात आ गई कि फिर बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को डिफाइन उन्होंने अलग से किया कि जहाँ पे इनपुट हो, जहाँ पे प्रोसेस हो एंड जहाँ पे आउटपुट हो, ये तीनों एक्टिविटी जहाँ पे फुलफिल होती है वो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, राइट, ओके। बिजनेस में मेरी ये 3 IPO होना चाहिए, समझ गया, लेकिन फिर आता है कंट्रोल, तो कंट्रोल के लिए फिर 3 और कंडीशन है, वो अपन अभी नीचे जाके देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों फुलफिल होते ही बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे इंडियास 103 अप्लाई हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि भाई अपन को अप्लाई कैसे करना है, तो सी जब कोई एंटिटी होती है ना, ये आप एंटिटी ओके आप कौन हो, कंपनी हो, ओके। कंपनी के केस में 3 चीज़ें हो सकती है, देखो, या तो उसकी कोई भी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट है, वो है ही नहीं, ओके, कुछ ही नहीं है, बस वो कंपनी अपने आप में कंपनी है, आप गए अपने अपनी कंपनी चालू करी बस, और कुछ भी नहीं है, ओके। तो वो वहाँ पे बनाती है अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस कॉम्बिनेशन आएगा क्या पिक्चर में, कभी नहीं आएगा, जिंदगी में ही नहीं आएगा, ओके। बात करते हैं, दूसरा होता है SFS। SFS कब होता है, जब आपके मान लो होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। इस केस में आप 2 चीज़ें करोगे, एक तो पूरे ग्रुप के फाइनेंशियल्स बनाओगे, ओके, और एक सिर्फ आप अपने फाइनेंशियल बनाओगे। तो जो आप अपने वाले बनाते हो उसको बोलते हैं अपन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो पूरे ग्रुप के बनाते हो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इंडियस 103 कहाँ अप्लाई होगा, ना तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ना वो SFS में अप्लाई होगा, वो अप्लाई हमेशा कब होगा, CFS के अंदर होगा, ओके। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, वहीं पर सिर्फ अप्लाई होगा, ओके। मतलब कि अब एक चीज़ और यहाँ पे यूनिक बताता हूँ मैं, कि जब अपन देखते थे ना, अगर आपको याद हो तो 12th में अपन गुडविल निकालना देखते थे, एवरेज मेथड, सुपर मेथड, सुपर एनुअल मेथड, ओके, बहुत सारे 2-3 मेथड होते थे, वहाँ से गुडविल निकालते थे अपन पार्टनरशिप फर्म का, ओके। तो यहाँ पे क्या चीज़ मतलब आपको चेंज है पता है। अब इंडियस बोलता है कि आपको गुडविल तो कभी हो ही नहीं सकती, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी कोई एसेट नहीं है, आप उसे कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, ओके।
तो अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी भी असेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ना दो कंडीशन होती है। क्या? पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो असेट है, ओके, असेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो फ्लो होगा आपको। तो अब यहाँ पे भाई आप आए पिक्चर में, आपने कहा कि यार गुडविल जो मेरी है, ओके, उससे भी तो मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होंगे ना, मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, ओके, तो उससे भी मेरे को बेनिफिट होने वाला है। तो वाई नॉट आई कैन रिकॉग्नाइज गुडविल, क्योंकि असेट के अंदर सिर्फ पहली चीज़ ये है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होने चाहिए, एंड सेकेंड थिंग ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली मेजरेबल होनी चाहिए। और गुडविल की जो कॉस्ट होती है वो आप रिलायबली मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कॉस्ट ही नहीं लगती है, और जो लगती है उससे भी आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अब आप कह सकते हो एग्जांपल के लिए कि मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया 2 करोड़ रुपए का, वो किसके लिए? सिर्फ मेरी ब्रांड की वैल्यू बिल्ड करने के लिए, ओके। मैंने शाहरुख खान को हायर किया तो लोगों के मन में आपस में अपने आप आ गया कि भाई अगर शाहरुख खान इसका ऐड कर रहा है इट मीन्स द प्रोडक्ट हैव समथिंग, ओके। तो यहाँ पे कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो कॉस्ट रिलायबली आप मेजर कर सकते हो क्या कि भाई एग्जैक्टली इतनी ही कॉस्ट आई है, तब तो आप रिकॉग्नाइज करो, लेकिन यहाँ पे आप मेजरेबल नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप ये वाला पार्ट है वो नहीं मेजर कर सकते एसेट के लिए, और इसीलिए गुडविल यहाँ पे एसेट पे क्लासीफाई नहीं हो पाएगी, ओके। तो फिर इंडियस में पूरे इंडिया से आप पढ़ लेना चाहिए, कहीं पे भी आपको गुडविल की रिकॉग्निशन की कोई बात नहीं करेगा। जो बात करता है वो सिर्फ 103 है, इंडियस 103 सिर्फ आपको परमिशन देता है कि आप गुडविल रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, अगर वो आपकी परचेज्ड गुडविल है तो। अब वो कैसे निकालते हैं अपन? परचेज गुडविल निकालेंगे हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर कि भाई मैंने टोटल संपत्ति मैंने इतनी की खरीदी, ओके, टोटल संपत्ति खरीदी मैंने 10,000 की, मैंने सामने वाले की जो दायित्व थे, जो लाइबिलिटी थे, ओके, वो खरीद लिया 8,000 के, तो अल्टीमेटली मैंने 2,000 की नेट एसेट रिसीव करी, ओके। और इस 2,000 की नेट एसेट को रिसीव करने के लिए मैंने 3,000 रुपये पे किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 1,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किया ना, वो एक्स्ट्रा इसलिए किया, क्यों पे, इसलिए पे किया क्योंकि उस बंदे की ब्रांड वैल्यू थी उतनी, उस बंदे की है वो क्या थी, गुडविल थी उतनी, इसीलिए आपने 1,000 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किए। वरना 2,000 रुपये के लिए कौन 3,000 रुपये पे करेगा, अनलेस कि आपको गुडविल वहाँ पे मिल रही है। समझ गए? तो ये वाली 1,000 को रिकॉग्नाइज करने की परमिशन कौन देता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला इंडियस 103। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ अकाउंटिंग किस में होने वाली है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कभी आएगा ही नहीं नाम। और जो एसएफएस भी बनेगा ना, तो एसएफएस में ये क्या दिखाया जाएगा कि आपने 10,000 की, आपने अल्टीमेटली कितना किया, 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा 3,000 का। ये किस में जाएगा? एसएफएस के अंदर। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन जाती है एसएफएस में। समझ गए? अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर मेन हेडिंग क्या थी? सबसे पहले डेफिनेशन एंड एलिमेंट थे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन और बिजनेस क्या होता है। देन आया हमारा एक्विजिशन मेथड, मतलब कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन जब हुआ, मैंने आपको अक्वायर कर लिया, एग्जांपल के लिए आप भी एक कंपनी हो, मैं भी एक कंपनी हूँ, तो मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो अब जो एक्विजिशन हुआ है उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। और अकाउंटिंग होने के लिए जो इंडियस 103 है वो एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी दे देता है, और वो मेथोडोलॉजी क्या है? आपका एक्विजिशन मेथड, ओके। कि आप जब भी कोई बिजनेस अक्वायर करते हो तो आप उसे एक्विजिशन मेथड के ऊपर फॉलो करोगे। अब एक्विजिशन मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले तो बोलता है कि आप डेट ऑफ एक्विजिशन, आप पहले तो ये देखो कि अक्वायरर कौन है। अक्वायरर बोले तो मतलब जिसने बिजनेस को, मैंने अगर आपकी एसेट्स को अक्वायर किया है, ओके, मैंने अगर आपकी एसेट्स को अक्वायर किया है, इट मीन्स कि मैं अक्वायरर हूँ और आप अक्वायरी हो, ओके। सेकेंड थिंग, आप डिटरमाइन करो यहाँ पे कि एक्विजिशन डेट क्या होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे पिक्चर में और देखना, यहाँ पे कई बार है ना रिवर्स एक्विजिशन का केस होता है। क्या होता है? रिवर्स एक्विजिशन। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि फास्ट भाग रहा हूँ तो कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर कर रहा हूँ। अक्वायरर है, नॉर्मली मैंने अगर आपकी संपत्ति को खरीदा है, मैंने आपके बिजनेस को खरीदा, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? अक्वायरर मैं हूँ। लेकिन कई बार रिवर्स एक्विजिशन हो जाता है, मतलब मैं आपको खरीदना चाहता था, उल्टे में मैं ही आपके हाथों बिक गया। समझ आई लाइन? मैं आपको खरीदना चाहता था लेकिन उल्टा क्या हुआ? मैं ही आपके हाथों बिक गया। अब ऐसा कब होगा? एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी 100 करोड़ की बैलेंस शीट है, ओके, मतलब आपकी जो नेट एसेट है वो कितनी है? 100 करोड़ रुपए की है, ओके, और मेरी जो नेट एसेट है वो कितने की है? 50 करोड़ की है। तो अब मैंने क्या किया? आपकी एसेट एक्वायर करने के लिए
आपकी अक्वायर एसेट को अक्वायर करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 करोड़ की इक्विटी इशू कर दी। क्या की? 100 करोड़ की इक्विटी इशू कर दी। अब हुआ क्या, 100 करोड़ की इक्विटी इशू करने के कारण अब मेरी टोटल कितनी होगी, 150 करोड़ की इक्विटी हो गई। ओके, और मेरी जो इक्विटी कितनी होगी टोटल 150 करोड़ की, पहले कितनी थी 50 करोड़ की थी, मैंने 100 करोड़ की आपको इशू कर दी, तो अब टोटल होगी 150 करोड़ की। तो अब आपके पास में शेयर कितना है मेरी कंपनी में, 100 डिवाइड बाई 150, और मेरे पास कितना है 50 डिवाइड बाई 150, यानी मेरे पास 33.33% स्टेक रह गया मेरी कंपनी का, और आपके पास में 66.767% मेरी कंपनी का स्टेक आ गया। तो मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपने मेरी ही कंपनी को खरीद लिए, मेरी कंपनी के ओनर अब आप बन गए, मैं नहीं रहा। कंट्रोल किसका चलेगा? आपका, क्योंकि आपके पास में कंपनी के स्टेक, मेरी कंपनी के स्टेक ज़्यादा हो गया। तो ये रिवर्स एक्विजिशन का केस होता है, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप प्रैक्टिकल सीनेरियो में भी देखो ना, मैं जो पीपीटी बना रहा हूँ ना उसकी वीडियो को देखना, मतलब मैं कम टाइम में ट्राई करूँगा उसको कवर करने की। मैंने प्रैक्टिकल इनसाइट्स भी दिए हैं कि ऑल ओवर द M&A कितने हुए हैं आज तक। ओके, मतलब टॉप, सबसे टॉप M&A कौन कौन से हैं, किसने किसको अक्वायर किया, ठीक है, मतलब बहुत सॉलिड जाने वाला वो। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करी, देन मैं डिटरमाइन करूँगा पीसी। पीसी क्या था? जो मैंने यहाँ पे आपको पे किया ना, यहाँ पे मैंने जो आपको 3000 रुपये पे किए थे, कहाँ गया वो 3000, ये रहा। ये जो मैंने यहाँ पे आपको 3000 रुपये पे किए ना, यही क्या है, ये 3000 रुपये जो पे किए हैं यही परचेज कंसिडरेशन होता है। मतलब मैंने आपकी कंपनी को खरीदने के लिए मैंने कितना पे किया है। अब पे कैसे कर सकता हूँ? बहुत सारी फॉर्म है। मैं चाहूँ तो आपको कैश दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको इक्विटी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको डिबेंचर्स दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ यार, मेरी मर्जी है। बस आप एग्री होने चाहिए वो लेने के लिए। ओके, तो अगर वो आप एग्री हो जाते हो तो वो मेरा क्या है, टोटल परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन मतलब कि आपके बिजनेस को खरीदने के लिए मैंने पे क्या किया है, या फ्यूचर में मैं पे करूँगा क्या कुछ आपके बिजनेस को खरीदने के कारण। ओके, खरीदने के कारण नहीं, मतलब खरीदने के लिए। ओके, कारण तो मतलब बहुत चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी बाद वाली भी। खरीदने के लिए अगर मैंने पे किया है तो दैट इज़ व्हाट परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड होगी। ओके, यहाँ पे मैं डिटरमाइन करूँगा परचेज कंसिडरेशन कितना है, उसको अलग अलग हेडिंग में एलोकेट कर दूंगा। भाई कैश में इतना है, ओके, इक्विटी में इतना है, डेप्ट में इतना है, वगैरह 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 वगैरह। ओके, एंड देन साथ साथ में डिफरेंस, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया था आपको, यहाँ पे इस केस में क्या था, 10,000 की संपत्ति, 8,000 की लाइबिलिटी। ओके, तो 2,000 की एसेट के लिए 3,000 पे किया, तो 1,000 रुपये का जो डिफरेंस बचा, इंडियस 103 बोला कि आप इससे क्या कर दो, गुडविल रिकॉग्नाइज कर दो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता था। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 6,000 की ही लाइबिलिटी होती, और 6,000 की लाइबिलिटी होने पे यहाँ पे 4,000 की नेट एसेट आती, और 4,000 की नेट एसेट के लिए मैं सिर्फ 3,000 पे कर रहा हूँ। मतलब कि मैं सॉलिड बंदा हूँ भाई, सॉरी, ओके, मैं सॉलिड बंदा हूँ। सॉलिड बंदा कैसे हुआ कि भाई मैंने आपकी 4,000 की संपत्ति सिर्फ 3,000 रुपये में खरीद ली, यानी कि 1,000 रुपये का मैंने आपको चूना लगा दिया, और यही चुनने को हम बोलते हैं गेन ऑन बार्गेन परचेज के नाम से। तो बोलते हैं कि गुडविल रिकॉग्नाइज करो, या फिर गेन या बार्गेन परचेज जो हुआ है आपका वो आपको रिकॉग्नाइज करना है। और ये किस में करते हैं अपन? सिर्फ इंडियस 103 की अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, वो जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन मेथड। गॉट इट? और साथ ही साथ में एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में पूरी कंपनी खरीदी थी, बट हो सकता है कि मैंने आपकी पूरी कंपनी ना खरीद के कितना परसेंट हिस्सा खरीदा है, सिर्फ 90%, 80%, यानी कि ग्रेटर देन 50% में कितना भी हिस्सा खरीद सकता हूँ, जिससे मेरे पास कंट्रोल आ गया। अगर मैं 51% भी ओन करता हूँ तो भी कंट्रोल मेरे पास में है अब। ओके, मैं जैसा चाहूँगा वैसे चलेगा कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे 51% भी स्टेक मेरे पास है, तो अब 52 भी हुआ, तो बचा हुआ 48% मैं क्या मानता हूँ उसको, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 20% था। ओके, तो NCI के नाम से इस नाम, ये जो बचा हुआ स्टेक है इसको जाना जाता है। और जो NCI है, ओके, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है यहाँ पे, वो पिक्चर में आ जाता है। अब सी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना भाई, आपने कंपनी का एक लिमिटेड पार्ट खरीदा है जिससे आपके पास सिर्फ कंट्रोल आना चाहिए। आप पूरी कंपनी को खरीदते, आपको जैसे एग्जांपल के लिए ऊपर वाला देखो, आपने पूरी कंपनी को खरीदो, आपको 3,000 रुपये का पे कर, 3,000 करोड़ है ये, मान लो 3,000 करोड़ पे करने पड़े। ओके, वही आपने सोचा कि मैं सिर्फ 51% खरीद लेता हूँ, जिससे मेरे पास में बोर्ड को कंट्रोल करने का पावर आ जाएगा। बोर्ड को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो कंपनी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर बचे हुए चाहे कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 51% आपको मिल रहा है सिर्फ 1,500। 3,000 का 51% कितना होता है?
1515 करोड़ के आसपास मान लो, तो इतने में मिल रहा है, तो मैं बाकी रुपया इन्वेस्ट करके क्यों अपना ब्याज लगाऊँ ना फालतू में, 1500 करोड़ रुपए फालतू में मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ आप में। इससे अच्छा मैं बैंक में कहीं एफडी में करके अच्छे रिटर्न कमाऊँ, क्योंकि कंट्रोल ही तो करना है ना मेरे को, कंट्रोल तो मैं 1500 करोड़ में भी कर सकता हूँ आपको। तो दिस इज वोट कि आपको माइंड यहाँ पे लगाना है कि जो बचा हुआ पोर्शन है फिर आपको, बिकॉज अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिमाग में लेके चलना है। ओके, यहाँ से आपको कंसोलिडेटेड मतलब कि आपको पूरे ग्रुप के अकाउंट साथ में समझने हैं। आप अब कंपनी लेवल पे नहीं रहे, आप ऊपर उठ चुके हो, और ऊपर उठ के आप ग्रुप लेवल पे पहुंच गए हो, और ग्रुप लेवल की जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप कहोगे कि पूरे ग्रुप की मेरी इतनी संपत्तियां हैं, इतनी लाइबिलिटी है। ओके, मैं सबको होल्ड करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, और उसमें मेरा एक एनसीआई भी है, मतलब जो कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है जिनका, वो एक तरह से मेरे लिए लाइबिलिटी है, उनको भी मैंने दिखा दिया है, समझ के। तो ये चीज़ थी यहाँ पे कि एनसीआई को रिकॉग्निशन किया जाता है। अब इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं किया है इन्होंने, महाभारत लिखी है कि रिस्ट्रक्चरिंग कब था, मर्जर कब हुआ, मैनेजमेंट टर्म थी जिसमें लीगल, ओनरशिप, ऑपरेशनल, अदर स्ट्रक्चर्स को है वो इंक्लूड किया जाता था, जिससे कि बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो। अब मैं आपको दो बातें और बताना चाहूँगा कि एक बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल कब होता है। ओके, दो तरीके होते हैं ग्रो करने के। कितने, दो तरीके होते हैं। एक तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, अंबानी वाला, रिलायंस को या फिर आप टाटा को मानो। ओके, टाटा क्या करता है, टाटा ने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई। ओके, और उनको ओवर द पीरियड है वो ग्रो किया है। ओके, उनको बड़े बड़े लेवल पे लेके गया है। ओके, दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एलन मित्तल का। ओके, एलन मित्तल ने क्या किया था, जो कि जिसको अपन स्टील किंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये मोर देन 100 ईयर अगो है। ओके, ये जो इंडस्ट्री है, मतलब जो टाटा का नाम है वो 100 साल 1908 के अंदर वो इस्टेब्लिश हुआ था, और आज 2022 हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो ये मोर देन 100 ईयर्स अगो वाले प्लांट्स हैं। लेकिन एलन मित्तल तो अभी 40-50 सालों से 50 सालों के अराउंड है मान लो। तो इन्होंने क्या किया, या फिर गौतम अडानी को आप देख लो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सेगमेंट में जो दूसरी कंपनीज थी ना सेम टाइप की, भाई उन्होंने फेल कर लिया। उनका काम क्या था, भट्टी का काम था मेन। भट्टी बोले तो मतलब कि लोहा लेके आते थे, खदानों से निकालते थे और उसको स्टील बनाते थे। ओके, तो मेन क्या था, भट्टी होती है, और भट्टी के अंदर उसको पूरा मतलब क्या बोलते हैं, मेल्ट करते हैं, और उसको फिर पाइप के फॉर्म में या फिर जैसे भी बना के दे देते हैं सामने वाले को। तो यही तो बिजनेस सेगमेंट है, यही तो बिजनेस मॉडल है ना एलन मित्तल का। तो उन्होंने समझ लिया कि यार ऐसे भट्टी लगाने में, इतने बड़े ऑपरेशन खड़े करने में 3-4 साल तो आराम से लग जाते हैं, और फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाने में भी। ओके, वही चीज़ अगर मैं करूँ तो 3-4 साल में एक फैक्ट्री भी, मान लो 10 बार भी काम किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फैक्ट्री हो जाएगी। ओके, तो अब बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए, ग्रो कैसे किया जाए, तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी करी कि अब उन्होंने अपनी सेगमेंट के अंदर जो दूसरी कंपनीज थी जो कि यही काम करती थी, जिनकी भी फर्नेस थी, ओके, जिनकी भट्टियाँ थी, तो उन्होंने उनको भी अक्वायर करना चालू कर दिया, उनको खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं थी। इसीलिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे। उन्होंने अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया था, दूसरी कंपनियों को भी बोला कि प्रॉफिटेबल बनाएंगे, एंड बिकॉज वो लॉस में थी तो इनको बहुत सस्ते भाव में वो मिल गई। उन्होंने उन कंपनियों को डायरेक्टली खरीदना ज़्यादा अच्छा समझा। इसको अपन इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी बोलते हैं कि अगर आपको पता हो तो इन्फोसिस के शेयर काफ़ी बीच में नीचे गए थे, बिकॉज विकास सिक्का जो थे उसके चेयरपर्सन थे उस टाइम पे, एमडी CEO थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वो क्या कर रहे थे, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे काम कर रहे थे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोले तो कि वो मल्टीपल एक्विजिशंस कर रहे थे, उनको फंड्स बहुत चाहिए थे, बिकॉज वो एक के बाद कंपनियों को खरीदते जा रहे थे। और जब आप ऐसे करते हो ना तो ग्रुप अपने आप लेवल पे बहुत बड़ा होने लग जाता है। ओके, आपने किसी में 100 करोड़ लगाए, वो फिर आपको और रिटर्न देने वाला है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा, मतलब कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो इसके थ्रू। और यही सेगमेंट इसीलिए बिजनेस और आज के टाइम पे M&A सेगमेंट इसीलिए भयंकर ऊपर जा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ओवर द पीरियड अगर आप एनुअली एनालिसिस करो ना तो M&A जो है वो इंक्रीज हो रहा है भयंकर वाली स्पीड से। ओके, मोर देन $5 ट्रिलियन का पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब इंडिया की इकोनॉमी भी नहीं है यार इतनी, तो $5 ट्रिलियन जितने का M&A हुआ है, सिर्फ मर्जर एंड एक्विजिशन हुए हैं। तो अपन बोल नहीं सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा भाग रही है या फिर कैसे है, लेकिन ये एक, इसीलिए इंडियस 103 की इंपॉर्टेंस आपके यहाँ पे ज़्यादा आ जाती है।
ओके, यहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि कॉर्पोरेट ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि मल्टीलेटरल ट्रेड एजेंडाज पिक्चर्स में आ रहे हैं, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इमरजेंस कर दिया था। ओके, जब वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था तो इंडिया में भी वो इम्प्लीमेंट कर दिया था कि आपको यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ओके, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही है, अपनी कंपनी बनाने की जगह यहाँ की एग्जिस्टिंग कंपनियों को खरीद रही है, इनको भी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और उनको बिजनेस बनाया मिल रहा है, समझ लो, मार्केट मिल रहा है जहाँ पे वो डायरेक्टली एंट्री करके खेल सकते हैं, अदरवाइज उन्हें पिच बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बेसिक बताया, डिडंट मैटर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बताया कि मर्जर क्या होता है और डीमर्जर क्या होता है। नॉर्मल सी बात है, जब दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, ओके, तो वो क्या होता है, मर्जर होता है, ओके। एंड जब दोनों अलग अलग, एक कंपनी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई तो उसको अपन डीमर्जर बोलते हैं, समझ के। उसके दो, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए अपन आगे मैक्स मिनी वाला क्वेश्चन करेंगे तो वो डीमर्जर के ऊपर ही है। हो क्या रहा है, एक कंपनी है, उसके दो पार्ट हैं, दोनों आपस में संभल नहीं रहे हैं, तो वो दोनों को अलग अलग करके कंपनी बना दे रही है, और यहाँ पे दोनों ज्वाइन टुगेदर हो जाती है और एक नई एंटिटी फॉर्म कर लेते हैं। ये जैसे ए था, ये थी बी, और ये बन गया सी, ओके। तो मर्जर डीमर्जर बताया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा नहीं बताया। फिर इनको ये भी बताना चाहिए था कि अमालगामेशन क्या होता है, ओके, और उसके अलावा और बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मर्जर डीमर्जर की बात बताई है, कोई बात नहीं। अब बात फिर आती है अपनी बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर कि ये कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना, वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं टू अक्वायर या ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ अनदर बिजनेस, कि आप किसी दूसरे, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है ये कि बिजनेस होना चाहिए प्लस दूसरे बिजनेस का कंट्रोल होना चाहिए, उस बिजनेस का कंट्रोल होना चाहिए, तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाता है, ओके। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मत देखो, ये बस यही बता रहा है कि IFRS के में और इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब फालतू की बातें हैं, ओके। उसके बाद में है बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस मतलब कि जहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस तरह से कंडक्ट की जाती है या फिर मैनेज की जाती है ताकि वो गुड्स या सर्विसेज कस्टमर्स को दे सके, इन्वेस्टमेंट इनकम उनसे जनरेट कर सके, एंड अदर इनकम है वो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या कर सके, जनरेट कर सके, तो वो आपका बिजनेस कहलाता है। ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, अभी अपन आगे जाके देखेंगे ना, तो फिर उन्होंने क्लियरली आगे बिजनेस को बताया हुआ है, ओके। सी यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन फिर से आई है, एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर तो वो पूरी आएगी। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस का मीनिंग देखो सी, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बिजनेस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनको डिफाइन किया हुआ है, ओके। सी यहाँ पे मतलब बिजनेस को उन्होंने मेनली बता दिया है कि एक लाइन के अंदर सी, यहाँ पे उन्होंने बताया, देखो, बिजनेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसेस जो कि अप्लाई की जाएगी इन इनपुट्स के ऊपर, एंड उनके अंदर एबिलिटी है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके एंड क्रिएशन क्या कर सके, आउटपुट का, ओके। ऑल दो जो बिजनेसेस हैं वो यूजुअली उनका आउटपुट होता है, एंड ये रिक्वायर्ड नहीं है एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए कि वो एसेट्स के लिए क्वालिफाई करें एज ए बिजनेस। तो सी, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि बिजनेस होने के लिए आपके पास में तीन चीज़ होनी चाहिए। आपके पास में इनपुट होना चाहिए। ये इनपुट क्या हो सकता है, ये आपकी मशीनरीज हो सकती है, फिक्स एसेट्स हो सकती हैं, ओके, और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, गुड्स वगैरह सब हो सकता है। सेकेंड चीज़ प्रोसेसेस होने चाहिए। प्रोसेसेस मतलब कि इन इनपुट को, इन मशीनरीज को, फिक्स एसेट को यूज़ करने के लिए डिफाइन प्रोसेसेस होनी चाहिए ताकि आप इनको अच्छे से यूज़ कर सको और साथ में आप क्या कर सको, आउटपुट को डिलीवर कर सको। अब आउटपुट होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास में इनपुट है और प्रोसेसेस हैं तो काम चलेगा, वो बिजनेस कहलाएगा। आउटपुट का होना इम्पोर्टेंस है कि आउटपुट होना चाहिए, वो आउटपुट को जनरेट करने लायक होना चाहिए, लेकिन आउटपुट हो ही तभी बिजनेस होगा नहीं। हो सकता है बहुत सारी कंपनी जब वो इनिशियल स्टेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हो, ओके, उनके पास में इनपुट भी है, ओके, उनके पास में प्रोसेसेस भी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मेडिकल कंपनीज होती हैं। मेडिकल कंपनीज क्या करती हैं कि वो 2-3 साल, जैसे कोरोना वैक्सीन आई, ओके, तो इनके लिए उन्होंने पूरी रिसर्च करी, सब कुछ किया, ओके, बाद में पूरी वैक्सीन बना ली, उसके बाद में उसको गवर्नमेंट को भेजा
अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब वो फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश कर ली, लेकिन अब उनका मन नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू करें क्या, तो वो अब इसे बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट है क्या, अभी तक इनका कोई आउटपुट नहीं है, उन्होंने कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की है, स्टिल वो अपनी कंपनी को सेल कर सकते हैं और ये बिजनेस कहलाएगा। मतलब आपके पास में इनपुट होना जरूरी है, जो उनके पास में क्या था, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके स्किल्ड स्टाफ थे। सेकेंड चीज़ प्रोसेसेस होनी चाहिए कि जिससे वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उनके पास में गवर्नमेंट का अप्रूवल है, तो सारी चीज़ें हैं इनके पास में, स्ट्रेंथ है इनके पास में। अब अगर ये बिकेगा तो ये एज ए बिजनेस बिकेगा, अदरवाइज पहले ही बिक जाता तो वो एज ए एसेट बिकता, समझ गए। तो यहाँ पे बिजनेस हो गया है, समझ गए। तो यहाँ पे यही एनालिसिस इन्होंने करके दिया कि भाई ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, आउटपुट का होना कोई नेसेसरी यहाँ पे नहीं है। अब इन्होंने यही बताया इनपुट मतलब कि क्या हो सकता है, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकता है जो कि आउटपुट क्रिएट करता है और जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो कंट्रीब्यूट करे क्रिएशन ऑफ आउटपुट को, जब एक या उससे ज़्यादा प्रोसेसेस इसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो। समझ में आगे बात, एक या उससे ज़्यादा प्रोसेसेस है, मैं अगर आपके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आपके अंदर एक वर्थ है कि आप एक आउटपुट बनाओगे, और ये जो आउटपुट है ये बनाने की वर्थ ही हमें चाहिए, इसका होना ज़रूरी नहीं है, आपको इसको बनाने की सारी चीज़ें रिसोर्सेज सब कुछ होना चाहिए, तो वो क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस इनपुट मान लिया जाएगा। ओके, साथ में प्रोसेसेस होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सिस्टम, स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, रूल जब भी इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो यह इतना एबल है कि ये कंट्रीब्यूट करे क्रिएशन ऑफ दिस आउटपुट। समझ में आई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये हमारी प्रोसेसेस थी। अब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ भी एक्सप्लेन की साथ में कि प्रोसेसेस जो होती है ना नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ओके, और साथ में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है इनके अंदर, कि मतलब कि नॉर्मली बात है कि प्रोसेसेस बहुत होती है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना तो मेन चीज़ प्रोसेसेस ही है, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि काम होगा कैसे। ओके, आप ये लेके आ गए, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, दाना होगा। मशीनरी क्या है, आपको मान लो कि प्लास्टिक को जो मोल्ड करने वाली होती है वो मशीनरी है, लेकिन अब यहाँ पे आप प्रोसेसेस बनाते हो कि एम्प्लॉयज़ आएंगे, टाइम से आएंगे, HR पॉलिसी बनाओगे, मल्टीपल पॉलिसीज़ बनाओगे, एंड ये डिफाइन करोगे कि ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे। ओके, और ये चीज़ जो होती है प्रोसेसेस, वो हमारी यहाँ पे टिपिकली आती है। ओके, ताकि ये क्रिएट कर सके इस बोतल को। अब बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट यानी कि ये रिजल्ट होता है इनपुट का या प्रोसेसेस जो भी इसके ऊपर अप्लाई की गई है, एंड साथ में ये प्रोवाइड करता है गुड्स या सर्विसेज टू द कस्टमर, एंड जनरेट करता है इन्वेस्टमेंट इनकम, और जनरेट करता है अदर इनकम को फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ ताकि आपको विजुअल अच्छा रहे। अब सी, ये हमारा था जनरल असेसमेंट, जहाँ पे हम कहते थे कि ये बिज़नेस है, और बिज़नेस है तो मतलब कि अगर उसकी खरीदी बिक्री हो रही है, यानी कि कंट्रोल दूसरी पार्टी के पास जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सी, यहाँ पे इन्होंने बिजनेस कॉम्बिनेशन को भी बताया कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक ट्रांजैक्शन में होने चाहिए बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के लिए। फर्स्ट, कि एक्वायरर जो है उसने कंट्रोल को ऑब्टेन किया है एक्वायरी का, एंड उसके पास में बिजनेस है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता चुका ऑलरेडी बिजनेस कॉम्बिनेशन में। अब देखो कंट्रोल उसके पास कैसे आएगा, तो कंट्रोल ये आ सकता है कि वो कैश दे। ओके, अब वो पेमेंट कैसे करेगा कंट्रोल लेने के लिए, वो कैश पे कर सकता है, या फिर अपनी कोई संपत्ति दे सकता है अपनी, या फिर कोई लाइबिलिटीज इन कर सकता है, इक्विटी इंटरेस्ट इशू कर सकता है। ओके, एक से ज़्यादा कंसिडरेशन दे सकता है, किसी भी तरीके से दे सकता है। मतलब एक तरह से ये पीसी के फॉर्म हो गए कि वो उसको पेमेंट कैसे करने वाला है। बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रक्चर होता है एक वेराइटी वे ऑफ लीगल टैक्सेशन या अदर रीजन्स के अंदर, एंड यह इंक्लूड करता है, लेकिन ये इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्हीं के लिमिटेड है क्या, कि एक या उससे ज़्यादा बिजनेस है वो सब्सिडरी बन जाए एक्वायरर के, और द नेट एसेट ऑफ वन और मोर बिजनेसेस के वो लीगली मर्ज हो जाए इनटू द एक्वायरर। वन कंबाइनिंग एंटिटी वो ट्रांसफर करेगी अपनी नेट एसेट को, ओनर ट्रांसफर करेगा इक्विटी इंटरेस्ट को टू अनदर कंबाइनिंग एंटिटी ऑफ ओनर्स। मतलब एग्जांपल दिए इन्होंने कि 1 से 2 बन गए, 2 से 1 बन गए, दोनों मिलके एक तीसरा बन गए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो डजेंट मैटर, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। थ्योरी वैसे भी एग्जाम पर्पज से नहीं आती है, लेकिन एक समझने के लिए बेसिक फॉर्म करती है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे फर्दर असेसमेंट भी दिया है। ओके, और फर्दर असेसमेंट में सिर्फ ये बताया कि सब्सटैंटिव प्रोसेस क्या होगी, कि भाई प्रोसेसेस सब्सटैंटिव है या नहीं है। ये सिर्फ किसके ऊपर है, प्रोसेसेस वाले पार्ट पे। इनपुट आपको पता है, लेकिन प्रोसेसेस का मतलब क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि यहाँ पे टू डिटरमाइन वेदर जो अक्वायर्ड प्रोसेसेस है वो सब्सटैंटिव है या नहीं है, और सब्सटैंटिव होनी चाहिए। ये प्रोसेसेस नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ये सब्सटैंटिव इनफ होनी चाहिए। मतलब कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए सब्सटैंटिव यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होनी चाहिए, सारी प्रोसेसेस को कवर करें मोस्टली, ये नहीं कि कुछ पेंडिंग रह रहा है क्या।
ओके। साथ साथ में एसेट का मतलब इनपुट है उसमें कौन कौन सा आता है कि एसेट्स जो कि इनपुट होना चाहिए, द सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट डज नॉट हैव आउटपुट एट द एक्विजिशन डेट, उनको भी सब्सटैंटिव माना जाएगा अगर वो क्रिटिकल है टू द एबिलिटी टू डेवलप और कन्वर्ट। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मेडिकल वाला पॉइंट, ओके। आपने क्या किया, कोविड की वैक्सीन बना ली, तो अब ये क्रिटिकल है ना, ये जो साइंटिफिक जो डॉक्टर्स हैं वही बना सकते हैं, तो फिर वो कहता है कि हाँ फिर हम मान लेंगे कि वो सब्सटैंटिव है। मतलब आउटपुट कब नहीं चाहिए, मेन बात उनके ऊपर फोकस किया है कि अगर आपकी प्रोसेसेस सब्सटैंटिव हो। अब प्रोसेसेस या इनपुट सब्सटैंटिव कब होंगे, जब ये क्रिटिकल है कोई किसी और के लिए डेवलप करना, जो इनपुट्स एक्वायर्ड हैं वो दोनों, उसमें ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स भी हैं और साथ साथ में जो स्किल चाहिए वो भी है उनके पास में, और साथ साथ में नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने का। इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ सकती हैं एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ सकते हैं एंड राइट आ सकता है आपका कोई भी मिनरल जो है उसको ऑब्टेन करने का। साथ साथ में सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एसेट्स जिसका आउटपुट हो एक्विजिशन डेट को ऑन अक्वायर्ड प्रोसेसेस है, उसको हम सब्सटैंटिव मान लेंगे अगर ये क्रिटिकल है। अगेन वही बात इन्होंने बोली है, साथ में वो यूनिक है एंड स्कैर्स है एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट इफेक्ट या डिले ऑफ द इसके बारे में। अब उसके बाद में आता है हमारा इसी के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर ही ये डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन टेस्ट आया कि कहीं पे वो ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो वो एसेट एक्विजिशन तो नहीं है ना। अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर कई बार हो सकता है आप किसी कंपनी को तो खरीद रहे हो लेकिन कंपनी के पास में सिर्फ एक बोतल है और कुछ नहीं है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप अल्टीमेटली कंपनी को नहीं, आप इस बोतल को खरीद रहे हो। और जब आप बोतल को खरीद रहे हो तो क्या इंड AS 103 के लिए फिर गुडविल रिकॉग्नाइज करोगे? नहीं, फिर आप इसे इंड AS 16 में जाके अकाउंट फॉर करो ना। इसमें आपको कोई गुडविल नहीं मिल रही है, इसमें तो आपको सिर्फ एसेट मिल रही है। तो जो भी आप पे कर रहे हो आप इस बोतल के लिए पे कर रहे हो, चाहे वो कंपनी के नाम पे पैसा लग रहा हो, बट कंपनी होने से थोड़ी बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आपके पास में बिजनेस होना चाहिए और इसी के लिए कंसंट्रेशन टेस्ट है, वो आपको ये बताता है कि क्या आपने बोतल को अक्वायर किया है या फिर बोतल के बिजनेस को अक्वायर किया है। लेट मी गो थ्रू यू कि अगर कंसंट्रेशन टेस्ट मीट हो गया ना तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस नहीं है, वो एक एसेट एक्विजिशन है, मतलब आपने बोतल को ही खरीदा है। श्योर, मैं पानी भी पी लेता हूँ। लेकिन अगर टेस्ट मेट नहीं होता है तो फिर आपको फर्दर असेसमेंट करना पड़ेगा और वो फर्दर असेसमेंट बताएगा कि भाई कंसंट्रेशन टेस्ट फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको एक बुक फाइल नहीं है यहाँ पे, चलो मैं आपको इसका ये कंसंट्रेशन टेस्ट आप मेरी उस वीडियो से देखना, मैं वहाँ पे पूरा टेबुलर फॉर्म के अंदर समझा दूंगा। यहाँ पे ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है और ये मैं मेरी जो अभी बिजनेस कॉम्बिनेशन की वीडियो एडिट हो रही है इंटरेक्टिव वीडियोज़ वाली में, ओके। तो उसके अंदर आप ये वाला देखोगे ना, मैंने टेबल बना के अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे करना है। तो ये वाला टेस्ट मैं अभी आपके लिए कर रहा हूँ, इग्नोर, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक फ्रेम कर दिया है। हाँ, ये एग्जांपल ज़रूर कराऊंगा। एग्जांपल के अंदर क्या है, देखो कुछ नहीं है, ये कंसंट्रेशन टेस्ट फॉलो हुआ या नहीं हुआ ये आपको अभी पता चल जाएगा। नॉर्मली अपन क्या देखते हैं कि जो भी एसेट आपने एक्वायर, जो भी मान लो पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए आपने दिए 1000 करोड़ रुपए, ओके। एक कंपनी है बी, उसको एक्वायर करने के लिए आपने 1000 करोड़ रुपए दिए और उस बी की जो बैलेंस शीट है, उस बी की बैलेंस शीट में सब्सटैंटिव, अब सब्सटैंटिव का देखो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आपको जो लगे ना आप उतना इंपॉर्टेंट मान सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मानता हूँ कि 90%, ओके। तो 90% वैल्यू जिस एसेट की, अगर कोई पर्टिकुलर एसेट आ रही है ना, ओके, कोई सिंगल एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट आ रहा है 90% वैल्यू का, तो मतलब मैं मान लूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, उसी एसेट का एक्विजिशन हुआ है, बाकी सब तो ढूंढ गए, ठीक है। अब ये इस एग्जांपल से जरूर समझाता हूँ आपको। कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या हुआ, एंटिटी ए है वो 20% इंटरेस्ट होल्ड कर दी थी एंटिटी बी के अंदर, ग्रेट। ए ने होल्ड किया बी के अंदर, वाओ, कितना, सिर्फ 20%। अभी तक कोई कंट्रोल आया नहीं आया, 50% से ज़्यादा होगा तब कंट्रोल आएगा, ओके। फर्दर इसने 50, अब पहले 20 था, अब 50% और आ गया, तो टोटल कितना हो गया इसके पास 70%, मतलब कि 103 एप्लीकेबल हो गया। 103 एप्लीकेबल हो गया तो अब इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये बिजनेस है, और बिजनेस है तो क्या इसके पास में कंट्रोल आ रखा है। तो कंट्रोल तो अपन ने समझ लिया यहाँ पे आ रहा है, अब बिजनेस है या नहीं है ये चीज़ देखना है। बिजनेस के लिए अपने पिक्चर में आ जाता है कंसंट्रेशन टेस्ट, और कंसंट्रेशन टेस्ट अपन को बताएगा कि यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन है भी या नहीं है। सी यहाँ पे बोलता है कि इसकी एसेट के अंदर 1000 करोड़ की बिल्डिंग थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे 200 करोड़ के, फाइनेंशियल लाइबिलिटी 800 करोड़ एंड डिटेल था आपका 150 करोड़ का। ये कितना हुआ, 1200 करोड़,
ओके, और 800 करोड़ और 150 करोड़, तो यानी कि 950 करोड़ मैंने ये लेस किया, तो कितना बचा 250 करोड़ रुपीज़। ओके, मतलब मैंने 250 करोड़ की नेट एसेट को अक्वायर किया है। ओके, और इसके लिए मैंने कितना रुपए पे किया है, 300 करोड़ तो मैंने एक अमाउंट पे किया है। ओके, कितने 50% के लिए, और 20% के लिए भी मैंने पे किया होगा, लेकिन उसकी मेरे को क्या लेनी है, फेयर वैल्यू लेनी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी इज 400 करोड़, तो मतलब कि 250 करोड़ की नेट एसेट है और आपकी फेयर वैल्यू कितनी है 400, तो 400 का 20% ले लो। ओके, तो 80 करोड़ इसकी वैल्यू हो गई। ओके, और 250 करोड़ तो पूरे की है ना, तो पूरे में से 70% ले लो, 250 इंटू 70%, यानी कि मैंने 175 करोड़ की एसेट को खरीदने के लिए 380 करोड़ रुपए का मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेमेंट किया है। यहाँ पे 380 कैसे लिया, 300 करोड़ तो मेरे 50% का पे किया, ये रहा। ओके, और आज की डेट में जो मेरा पहले का एक्विजिशन होता है ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन जो इंडेस 103 है ना, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास में किसी दिन कंट्रोल आ जाता है, ओके, तो फिर आप उसकी अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, 103 के अकॉर्डिंग। हम जब 1 और पहले किसके अकॉर्डिंग करे थे, पहले तो 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे ये आपका इन्वेस्टमेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर कर रहे थे। लेकिन अब 109 तो पिक्चर में नहीं रहा, अब आएगा 103। तो बोलता है कि अगर यहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जो पीसी मानोगे ना, तो पीसी के लिए नेट एसेट में आप क्या करोगे, उसकी फेयर वैल्यू लोगे। तो आज की डेट में फेयर वैल्यू इसकी कितनी है, 80 करोड़ रुपीज़ है। 400 करोड़ का 20% 80 करोड़ है, यहाँ पे बता भी दिया। तो 80 करोड़ ये और 300 करोड़ आज के दिन पे किए, तो अल्टीमेटली मैंने 70% कंट्रोल लेने के लिए 380 करोड़ पे किया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 175 करोड़ है। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे कितने का पे किया होगा, 380 माइनस 175, यानी कि 205 करोड़ की मैंने यहाँ पे गुडविल पे किया है, अगर ये मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो। लेकिन मान लो ये यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करे, और बिजनेस की डेफिनेशन को बिकॉज ये फुलफिल नहीं करेगा तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन भी नहीं है। तो फिर 205 करोड़ की गुडविल गई तेल लेने, क्या गई, तेल लेने गई। हम इसको अकाउंट फॉर ही नहीं करेंगे, हम तो अकाउंट फॉर क्या करेंगे, पूरे 380 करोड़ के ऊपर एसेट एक्विजिशन अपन अकाउंट फॉर करने वाला है, समझ गए। और 380 करोड़ के ऊपर हम क्या करेंगे, एसेट एक्विजिशन अक्वायर करेंगे, इसी को डेप्रिशिएट करेंगे। अब सी यहाँ पे इसकी टोटल एसेट कितनी थी, ओके, टोटल एसेट पार्ट, टोटल एसेट है 1200 करोड़ की, और 1200 करोड़ में सिर्फ 1000 करोड़ की क्या है, बिल्डिंग है। तो 1000 डिवाइड बाई 1200 यानी कि 83.33% है, वो सिर्फ एक सिंगल एसेट होल्ड करती है। टोटल एसेट की वैल्यू में सिर्फ एक एसेट ऐसी है जो कि 83% होल्ड करती है। मतलब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, और इंपॉर्टेंट है तो ये एसेट एक्विजिशन में क्लासीफाई हो जाएगा, फिर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। ओके, सी यहाँ पे कंसिडरेशन जो ट्रांसफर हुआ उसकी फेयर वैल्यू कितनी आई, ठीक है, इन्होंने यही कैलकुलेट करके बताया। सी यहाँ से आंसर देखो, इसका यहाँ से आंसर चालू है। इन्होंने कहा कि कंसिडरेशन ट्रांसफर कितना होगा, 300, 120 किसकी वैल्यू है, एनसीआई की वैल्यू है। अपन एनसीआई वाला दो गुडविल को भी कैलकुलेट करने के ना दो मेथड होते हैं, एक तो होता है प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट, यानी कि ये होता है पसना, ओके, और एक होता है फेयर वैल्यू मेथड। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये फेयर वैल्यू मेथड से है, इसको फुल गुडविल मेथड भी बोलते हैं, फुल गुडविल मेथड, ओके, और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल गुडविल मेथड। समझ में आ गई बात। तो पार्शियल गुडविल मेथड मेरा ये है और ये मेरा फुल गुडविल मेथड है, समझ में आ गया। फुल गुडविल मेथड में मैं मेरा गुडविल भी लेता हूँ और साथ में जो स्टेक मैंने नहीं खरीदा जो एनसीए के पास में है उसकी गुडविल भी मैं लेता हूँ। तो इसीलिए दोनों की अकाउंटिंग बताता है फुल गुडविल मेथड, और ये सिर्फ पार्शियल गुडविल मेथड है, तो ये सिर्फ आपकी गुडविल कितनी है वो बताता है। तो जैसे ऊपर मैंने 205 करोड़ निकाली थी ना, तो वो कौन से मेथड से, PSNA से, और आप फेयर वैल्यू से भी निकाल सकते हो, लेकिन फेयर वैल्यू में फिर पूरे की गुडविल आ जाएगी। ओके, तो इसीलिए इसने कहा कि टोटल वैल्यू कितनी होगी, 500 करोड़ की। ओके, लाइबिलिटी 800 करोड़ की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 200 करोड़ के। तो जो ग्रोस एसेट अक्वायर की उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे इन्होंने कहा 1100 करोड़ की। ओके, और 1100 के अंदर 1000 की एसेट है, तो मतलब 91%। अब 1100 कैसे लिए इसने, अपना 1200 आया था, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने कहा कि देखिए आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, ओके, उसके अंदर इन्होंने डेफर टैक्स लाइबिलिटी को कंसिडर नहीं किया है। ओके, मतलब कि जब आप कंसंट्रेशन टेस्ट फॉलो करोगे ना, तो वो मैंने आपको इग्नोर कराया है, लेकिन कंसंट्रेशन टेस्ट फॉलो करते टाइम आप डेफर टैक्स लाइबिलिटी को इग्नोर कर देते हो, तो सारी एसेट होगी आपकी 1200 करोड़ की। ओके, 1200 करोड़ की आपकी क्या होगी, एसेट हुई है, और उसके अंदर इन्होंने सिर्फ जो इफेक्ट लिया है, ओके, जो इफेक्ट लिया है यहाँ पे वो लिया है आपका गुडविल का और डेफर टैक्स लाइबिलिटी का इफेक्ट। ओके,
गुडविल का एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का इफेक्ट। तो जो बचा हुआ अमाउंट था वो 1100 करोड़ आया एंड 1100 करोड़ के ऊपर इन्होंने गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब अपन आगे जाते हैं, ये क्या बोलता है, ये जो अभी तक पढ़ा ना उसी की समरी है। समरी में इन्होंने बताया कि अगर इनपुट है और साथ में प्रोसेसेस भी हैं, अगर ये दोनों यस हैं तो हम देखेंगे कि क्या भाई आउटपुट है क्या, और अगर आउटपुट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या वो क्रिटिकल है टू द एबिलिटी टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग आउटपुट, क्या अब कंपनी के लिए क्रिटिकल है कि वो अब आगे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एंड जो भी इन्होंने इनपुट एक्वायर किए हैं वर्क फोर्स है इनके पास में परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसेस को। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हाँ, अगर ये ऐसा हाँ है तो हम बी में जाएंगे एंड बी क्या बोलता है आपको, बी नीचे दे रखा होगा इन्होंने कि वो सब्सटैंटिव प्रोसेस एक्वायर्ड है या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, वो क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसेस एक्वायर्ड है इसीलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़ वही कि एक्वायर इनपुट एंड प्रोसेसेस नहीं है तो फिर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ए में इन्होंने लिखा है कि वहाँ पे कोई भी सब्सटैंटिव प्रोसेस आपने एक्वायर नहीं किया, इसीलिए वो एक एसेट एक्विजिशन है, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब ये डायग्राम से आपको पूरा मास्टर में हो जाएगा। साथ में अगर आपका वेदर आउटपुट्स जो हैं ओके वो एग्जिस्ट करता है एक्विजिशन डेट को, मतलब इनपुट है प्रोसेस है और एक्विजिशन डेट को आउटपुट भी है था तो फिर ये चीज़ देखी थी, लेकिन नहीं है तो उस केस में देखो कि क्या वो इनपुट्स जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो एसेट एक्विजिशन है, और अगर है तो फिर हम देखेंगे कि जो भी इनपुट्स चाहिए हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्क फोर्स को, एंड वो इंक्लूड करती है अदर इनपुट्स को भी जो कि नेसेसरी है आउटपुट्स को बनाने के लिए। अगर हाँ तो आप देख लो तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, अगर नहीं तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। वही बात मैं करूँ यहाँ पे कि अगर वो यूनिक एंड स्कैर्स है एंड रिप्लेस नहीं की जाती है, तो अगर ऐसा है तो फिर अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करोगे, गो टू बी यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज नो तो फिर वो एसेट एक्विजिशन होगा। ओके, तो यहाँ पे एसेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन ही मेनली बताया गया है। अब एग्जांपल यहाँ पे सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन दे रखा है तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी वो टिपिकल आता है ना मैं आपको बता दूंगा, ये इसमें भी कुछ वो टिपिकल नहीं है। ओके, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये भी कोई टिपिकल नहीं है। मतलब एक तरह से आपको वही बताया हुआ है, मतलब अलग अलग केस बना रखे हैं कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा, ये चीज़ बताइए कि इसमें वो कैपेबल है जनरेट करने के लिए, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट के ऊपर फोकस किया है बस। ओके, अब इन्होंने एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे बोला कि सेलर है उसने कुछ एक्टिविटीज़ एंड एसेट्स है वो रिटेन कर लिया है। ओके, तो रिटेन कर लिया तो मतलब फिर वो क्या ही बेचना चाहता है, उसने अपनी एसेट को बेचा है, बिजनेस को नहीं बेचा है। समझ में आई बात। उन्होंने एक शेल कंपनी खरीद ली, मतलब इसका अपना कुछ काम नहीं है, एक दो संपत्ति को होल्ड करती होगी। जो मैंने बताया ना एग्जांपल के लिए, आपने किसी रिलायंस के शेयर खरीद लिए कंपनी के नाम पे एंड वो बस कंपनी उसको होल्ड कर रही है। ओके, तो फिर वो शेल कंपनीज होते हैं, उनका खुद का बिजनेस नहीं होता, बस वो आपके भी आप पे कुछ काम कर रहे हैं, तो डजेंट मीन कि वो उसकी सेल करना आपके लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन है, वो सिर्फ एसेट एक्विजिशन ही कहलाएगा। अब सी इलस्ट्रेशन 2 में आपको दिखाता हूँ। कंपनी एक फार्मा कंपनी है। ओके, और इंसेप्शन से जो कंपनी है ना वो कंडक्ट कर रही है अपना इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कैसे, स्किल फोर्स के साथ में। और इन्होंने रिसेंटली ऑब्टेन क्या किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स ओवर सर्टेन ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग्स हैं उनके ऊपर इन्होंने ये किया है। कंपनी हैज़ ए प्रोडक्शन प्लान, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, हाँ। ओके, कंपनी हैज़ ए प्रोडक्शन प्लान, ओके, जिसमें रिसेंटली, मतलब इन्होंने कहा कि प्लांट है इनके पास में, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन प्लांट है मतलब कि क्या है, इनपुट है इनके पास में। ओके, साथ साथ में उन्होंने रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी ले लिया है, अप्रूवल्स भी ले ली मतलब कि इनके पास में सब प्रोसेसेस भी, मतलब सब्सटैंटिव प्रोसेसेस हैं जिससे ये अब आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। हाउएवर कंपनी डज नॉट अर्न एनी रेवेन्यू, अभी तक इन्होंने कुछ कमाई नहीं किया क्योंकि इन्होंने कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाया और प्रोडक्ट अभी तक कस्टमर को सेल नहीं किया है। ओके, कंपनी बी ने इसी टाइम पे कंपनी ए को एक्वायर कर लिया, तो सी यहाँ पे प्लांट वगैरह रिसोर्सेज हैं, साथ में इनको पेटेंट मिल गया है। पेटेंट मिलते ही मतलब कि उसके पास में सब्सटैंटिव प्रोसेस है। सब्सटैंटिव प्रोसेस कैसे हुआ, क्योंकि इनके पास में क्रिटिकल है, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है और वो वाली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, इसलिए एक बिजनेस कहलाएगा। और इसको एक्वायर कर रही है कोई कंपनी तो वहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जो डेफिनेशन है बिजनेस की वो रिक्वायर करती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनपुट एंड प्रोसेसेस। इस केस के अंदर जो स्किल्ड वर्कफोर्स है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एंड आईपीआर की,
अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजिंग एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस वो कंस्टिट्यूट करती हैं इनपुट्स को एंड प्रोसेस को इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 103। और जब भी ये कहा जाता है कि इनपुट एंड प्रोसेसेस है वो अप्लाई की जाती है एज एन इंटीग्रेटेड सेट, तो कंपनी ए जो है वो कैपेबल है प्रोड्यूस करने में आउटपुट। वो क्या है, कैपेबल है। अभी तक आउटपुट नहीं बनाया बट वो कैपेबल है, और बिकॉज वो कैपेबल है तो चाहे उसने रेवेन्यू नहीं भी कमाई फिर भी बिजनेस है, और इसे कोई कंट्रोल करा है तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर से मॉडिफाई किया, ओके। और यहाँ पे बोला कि जो कंपनी ए है ना उसने रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है एंड ए सेल फोर्स भी है। उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लिया है और उनके पास में सेल्स फोर्स भी है, ओके। एंड कंपनी बी है वो अक्वायर कर लेती है सारी इनपुट एंड प्रोसेस को, लेकिन सेल फोर्स नहीं करती है। तो क्या बताओ ये बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा क्या? सी, इनका जो मेन है वो कोर हार्ट कहाँ पे है? हार्ट इनका है इनके पास में जो पेटेंट है उसके अंदर। अगर इनके पास में उस मेडिसिन का पेटेंट है तो सेल करवाना कौन सी बड़ी बात है यार। मैं भी मान लो मेरी भी फार्मा कंपनी, आपकी भी फार्मा कंपनी, मैंने छोड़ दिया आपकी सेल्स को, क्यों? मेरे पास भी सेल्स बंदे हैं, ठीक है, मैं उनसे बिक्री करवा लूँगा। तो डजेंट मैटर यार, प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास में, माल होना चाहिए, बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाना चाहिए। ये सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएगा मेट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 103। ओके, डजेंट मैटर कि चाहे आपका सेल फोर्स मिसिंग भी हो, लेकिन वो रेप्लिकेट किया जा सकता है। यहाँ पे उसके लिए मेरे को ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। अब उन्होंने एक्विजिशन मेथड को ही बताया। सबसे पहले एक्वायरर को ढूंढो, फिर एक्विजिशन डेट को डिटरमाइन करो, रिकॉग्नाइज करो, मेजर करो आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो भी आपने एक्वायर किया है, लाइबिलिटीज अज्यूम किया है, एनसीआई जो भी आपने एक्वायर किए हैं उनको आपको क्या करना है, मेजर करना है, एंड फिर गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आपको कैलकुलेट करना है। तो कौन एक्वायरर है, किसने बिजनेस को एक्वायर किया है, कितनी एसेट एंड लाइबिलिटी है, क्या गुडविल है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या एनसीआई हैं, ये कैलकुलेट करना आपका एक्विजिशन मेथड है। अब ये कह रहा है कि अपन चलते हैं एक्वायरिंग एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर किसने हमारे बिजनेस को है वो एक्वायर किया है, आखिर एक्वायरिंग एंटरप्राइज कौन है। एक्वायरिंग मतलब कि मैंने अगर आपके बिजनेस को खरीदा तो मैं आपके बिजनेस का एक्वायरर यहाँ पे हो जाऊँगा, और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि एक्वायरिंग एंटरप्राइजेस कौन है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो सी, इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर इन्वेस्टर जो भी मतलब दो बंदे हैं, ओके, दो बंदे हैं और ये जो बंदा है वो इसको कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी इन्वेस्टर कंट्रोल करता है इन्वेस्टी को, ओके, वो बंदा कौन होता है, एक्वायरर होता है। अब कंट्रोल करता है वो कैसे पता चलेगा, अगर वो कंट्रोल करने के लिए ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन कंट्रोल सीख रहे हैं, ओके, और ये कंट्रोल जो है वो इंड AS 110 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, और दोनों जगह सेम ही है बिकॉज दोनों ही कंसोलिडेशन में अप्लाई होते हैं। इंड AS 103 और इंड AS 110 दोनों कंसोलिडेशन में ही, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही अप्लाई होते हैं, और दोनों के लिए दो चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन होने के लिए कंट्रोल नेसेसरी है। तो दोनों का जो कोर हार्ट है वो कंट्रोल में आता है। कंट्रोल कब होगा, अगर ये तीनों कंडीशंस है वो फुलफिल होती है। तीनों कंडीशन में क्या है, सबसे पहले बोलता है कि आपके पास में क्या पावर है, क्या आपके पास में पावर है, क्या किसके ऊपर, इन्वेस्टी के ऊपर। आप उसे कहो खड़ा हो चल नाच तो वो नाचेगा, आपको वो बैठ जा कुछ नहीं करना वो बैठ गया। क्या आपके पास में ये पावर है, मतलब कि थोड़ा लीगली लेना, मतलब मैंने उसको कहा कि तू मेरे साथ धंधा कर, इसके साथ मत कर, वो कर, तो यहाँ पे अगर मेरा पावर चलेगा, मैंने बोर्ड के मेंबर को उठा के पटक दिया, मतलब कि निकाल दिया मेरी कंपनी से, तो यहाँ पे मेरे पास पावर है, एंड पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ पे पावर होना नेसेसरी है। सेकेंड चीज़, एक्सपोजर है क्या, मतलब मेरे पास पावर तो है लेकिन उससे मेरे को एक्सरसाइज करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे मेरे पास में कोई एक्सपोजर ही नहीं है, मतलब मेरे पास पावर तो है लेकिन मैं उसको यूज़ करूँ चाहे नहीं करूँ कोई मतलब ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा सकता। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोजर या राइट है कि आपको वेरिएबल रिटर्न का, ठीक है। अगर मैंने किसी चेंज किया, मैंने कहा कि चल मेरे साथ बिजनेस कर, तो मेरे को फ़ायदा होगा क्या, यहाँ पे फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या घंटा पावर, क्या करूँगा इस पावर का, समझ रहे हो। ऐसे पावर का क्या मतलब अगर इसमें मेरे को कोई फ़ायदा ही ना हो। तो एक्सपोजर या राइट टू वेरिएबल रिटर्न होना जरूरी है। अब एक्सपोजर मतलब कि अपन किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब कि उससे मैं इफेक्ट हो रहा हूँ थोड़ा बहुत भी, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है, तो कंट्रोल नहीं माना जाएगा। मेरे को बेनिफिट होना चाहिए ना, मैं कहूँ कि चल भाई तू क्या नाम है तेरा, आयुष नाम है, ओके, तो आयुष मेरे को ये बोतल कंपनी बेच दे। अब मेरे को जब वो बेच रहा है तो मैं इसको खरीद रहा हूँ, अब मेरा इसके ऊपर कंट्रोल चलेगा, और अगर मेरे को उसके कंट्रोल चलाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो तो डजेंट मैटर, फिर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मेरे को बेनिफिट, मेरे को वेरिएबल रिटर्न्स यहाँ पे मिलनी चाहिए, मेरे रिटर्न्स के अंदर कुछ तो चेंज होना चाहिए।
लॉस हो प्रॉफिट हो वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए रिटर्न में। एंड थर्ड, द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी। क्या मैं इस पावर को मेरे पास पावर तो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर तो है, लेकिन प्रधानमंत्री की चलती है ना हर जगह। तो वही बात बोला है कि पावर होना ही जरूरी नहीं है, आपके पास में एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस पावर को यूज़ कर सको। एंड इसीलिए यहाँ पे आया टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स रिटर्न, कि आप उससे अपनी जो इन्वेस्टर है अपनी जो रिटर्न है उसको इफेक्ट कर सकते हो। तो 3 कंडीशंस हैं, इन पावर होना चाहिए इन्वेस्टी के ऊपर, एक्सपोजर होना चाहिए राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स का, एंड एबिलिटी होनी चाहिए टू यूज इट्स पावर्स ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स रिटर्न। ये जो अबव डेफिनेशन है वो बहुत ही वाइड है, एंड जो भी कंट्रोल असेसमेंट है वो नॉट ओनली डिपेंड ऑन वोटिंग राइट्स एंड बल्कि ये डिपेंड्स करता है ऑन द फॉलोइंग्स एज वेल। तो सिर्फ वोटिंग राइट्स यानी कि ये नहीं कि 50% से ज़्यादा आप होल्ड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, बहुत सारी बातें हैं, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन और भी बातें इंपॉर्टेंस करती हैं। सबसे पहले पावर होना चाहिए, एक्सपोजर टू राइट या रिटर्न होना चाहिए वेरिएबल रिटर्न का, एंड एबिलिटी होनी चाहिए आपके ऊपर कि आप पावर ओवर द इन्वेस्टी है वो एक्सरसाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पावर कब है, जब आपके पास में यहाँ पे देखो पावर कब आएगा, जब आपके पास में उसका इक्विटी जो है उसमें 50% या उससे ज़्यादा आपकी मेजोरिटी होल्डिंग होगी। ओके, अगर आपके पास में मेजोरिटी होल्डिंग है तो फिर आपकी चलेगी वहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और इम्पैक्ट डाल सकती है एग्जांपल के लिए, जैसे कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। अब इसमें हुआ क्या, आपके पास अभी एग्जांपल के लिए अभी 45% इक्विटी स्टेक है, लेकिन आपने ना कुछ बॉन्ड्स भी खरीदे हुए हैं और वो आपकी इच्छा पे कन्वर्टेबल है। आप चाहो तो आज कंपनी के पास जाओ और वो मान लो 10% इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके, आज ही की डेट में, या फिर 1 साल बाद में हो जाएंगे, 1 महीने बाद में हो जाएंगे, ओके, टाइम पीरियड के बाद में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 45 + 10 यानी कि 55% का यहाँ पे स्टेक आ जाएगा, और 55 का आती है मतलब कि यहाँ पे आप कंट्रोलिंग कैपेसिटी में आ जाओगे। तो आपको ये देखना है कि क्या कोई पोटेंशियल वोटिंग राइट्स भी है क्या। पोटेंशियल मतलब कि वो अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो मेरे वोट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। वो बॉन्ड जो है मेरे, वो जो डिबेंचर्स हैं वो मेरे इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस दिन पे मेरे पास में कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे ही क्या मेरे पास में नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के पास में राइट्स है क्या, एंड अदर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है क्या इन्वेस्टर का, इफ़ दोज आर सब्सटेंटिव इन नेचर। अगर ये सब्सटेंटिव यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेचर के अंदर, क्या उसके पास में ऐसे कोई राइट्स हैं क्या, अगर हैं तो फिर हम कह देंगे कि ये तीनों चीज़ें भी पावर को इफेक्ट करती हैं, एंड इसका मतलब है कि आपके पास में पावर है। इन ऑर्डर टू एज सर्टेन कंट्रोल डू नॉट लुक एट द वोटिंग राइट्स ओनली। आप सिर्फ वोटिंग राइट्स पे फोकस नहीं करते हो, आप अदर फैक्टर्स को भी इवेल्युएट करते हो, जैसे कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं कंट्रोल्स के, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स है आपके पास में, आपके पास में पावर है कि आप अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्टर को, मतलब उसके लात मार के निकाल सकते हो, ओके, तो ये पावर है आपके पास में। इन्वेस्टर हैज़ करंटली एक्सरसाइजेबल पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, या फिर आपके पास में पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं। कभी भी कोई आके बोलने लगे ना ज़्यादा दादागिरी 1 मिनट में इकट्ठा कर दिया आपने, कैसे करी, आपने अपने बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया, चल अब दफाओ, अब मेरे पास 55% स्टेक है, अब कंपनी में मेरी चलेगी। अब पोटेंशियल वोटिंग राइट्स पे एक एग्जांपल भी आपको दे रखा है। ये एग्जांपल क्या बात करता है, कंपनी पी जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती है, ओके, उसने 40,000 इक्विटी शेयर कंपनी एक्स के अक्वायर किए आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स इन इशू। As part of the same agreement, the company P purchased an option to acquire an additional 25,000 shares. The option is exercisable at any time within the next 12 months. अगले 12 महीने में आप जब चाहो तब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। जो एक्सरसाइज प्राइस है वो इंक्लूड करती है स्मॉल प्रीमियम को टू द मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ओके, मतलब कि क्या बोला कि थोड़ा सा प्रीमियम जरूर लगेगा, लेकिन आपके पास में राइट्स हैं कि आप कभी भी इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर सकते हो। टोटल शेयर्स कितने थे, इसने एक्वायर किए 40,000 शेयर्स, ओके, तो यहाँ पे 1 लाख में से 40,000 करते इसके पास में 40% का स्टेक आ गया कंपनी पी के पास में, ओके, और साथ साथ में उसके पास में एडिशनल 25,000 को लेने का राइट है। तो 40,000 ये हुआ प्लस 25,000 और मिल गया उसको, तो यहाँ पे उसके पास टोटल हो जाएगा 65,000, और उस केस में 1 लाख शेयर में से 65,000 यानी कि 65% की इसकी होल्डिंग हो जाएगी। या फिर नहीं भी हुई तो रिवाइज करो, क्योंकि अभी तक ये तो नए शेयर इशू होंगे ना, तो टोटल शेयर अभी कितने हो जाएंगे, 1,25,000 शेयर हो जाएंगे। फिर भी इसकी 65,000 में आप करो डिवाइड, तो 65 डिवाइड बाई 1,25, 65,000 डिवाइड बाई 1,25,000 यानी कि अराउंड 52% की इसकी होल्डिंग आ जाएगी। फिर भी कंट्रोल इसके पास में है, एंड इस केस के अंदर
ये इसके पोटेंशियल वोटिंग शेयर्स कहलाएंगे और हम कह देंगे कि कंट्रोल उन्होंने ऑब्टेन कर लिया है। इन असेसिंग वेदर इट हैज़ ऑब्टेन कंट्रोल ओवर कंपनी एक्स, कंपनी पी है वो कंसिडर करेगी कि सिर्फ 40,000 शेयर्स हैं जो कि ये ओन करता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि 25,000 शेयर जो इसको पास में राइट है कि वो खरीद सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे असेसमेंट के अंदर जो स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑप्शन की वो कंसीडर की जाएगी इस तरह से कि जो ऑप्शन है वो करंटली एक्सरसाइजेबल है और उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है अदर कंडीशंस को बिफोर सच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। ओके, अगर एक्सरसाइज हो सकता है ऐसा ऑप्शन तो वो इंक्रीज करेगा ओनरशिप को, जो कि 65,000 हो जाएगा एंड 125 ये हो जाएगा। अल्टीमेटली उसके 52% होल्डिंग आ जाएगी। जो प्रीमियम है एक्सरसाइज प्राइस का वो आउट ऑफ द मनी है, इसीलिए कि प्रीमियम स्मॉल है, ऑप्शन कोड कन्फर्म मेजोरिटी ओनरशिप, वो इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल इकोनॉमिक वोटिंग राइट्स है वो इकोनॉमिक सब्सटेंस है उनके अंदर। ये वाला क्यों बोला है, क्योंकि जब अपन पोटेंशियल वोटिंग राइट्स वाला एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें आती हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराई है वैसे कंट्रोल की डेफिनेशन में। ये मैं अभी नहीं बता रहा, जो मेरा वो वाला आएगा ना उसके अंदर आप एक बार देख लेना अच्छे से, मैं ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया समरी वाइज में लेके चला हूँ। यहाँ पे एकदम डिटेल में करा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई आप डिटेल में करवा दो, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टडी मेट पे कमांड बने, इसीलिए। ओके, तो वो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को क्या इसने ऑब्टेन किया है कंपनी एक्स के कंट्रोल को। तो अब देखो ये हो गया अपना पार्ट नंबर 1। सेकंड बोलता है एक्विजिशन थ्रू पेमेंट ऑफ कैश और इनकरिंग लायबिलिटी। ओके, तो अगर आपने एक्विजिशन इसके थ्रू किया है तो ये इफेक्ट करेगा प्राइमरीली बाय ट्रांसफरिंग कैश और अदर एसेट्स और बाय इनकरिंग लायबिलिटीज। जो अक्वायरर है वो यूजुअली द एंटिटी है जो कि ट्रांसफर कर देती है कैश को या असेट्स को, जो कि इनकर करती है लायबिलिटीज को। नाउ एक्विजिशन कैसे होगा, थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर वो अफेक्ट हो रहा है हमारा, अगर एक बिजनेस कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं वो अफेक्ट हो रहा है हमारा क्योंकि हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो भी वोटिंग राइट्स है आपका वो, यहाँ पे एक रिवर्स एक्विजिशन भी अभी बताया या नहीं बताया। ओके चलो कोई बात नहीं मैं आपको 1-1 एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ और ये इलस्ट्रेशन भी करा देता हूँ। सी यहाँ पे बोला है कि जो अक्वायरर है वो यूजुअली कंबाइनिंग एंटिटी होती है, जो कि मतलब यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है कि अक्वायरर कौन है उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, सी जो एंटिटी है हुज ओनर एज ए ग्रुप रिटेन और रिसीव द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द कंबाइंड एंटिटी इन डिटरमाइनिंग विच ग्रुप ऑफ ओनर रिटेन्स और रिसीव द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट्स, एन एंटिटी शैल कंसिडर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अनयूजुअल और स्पेशल वोटिंग एग्रीमेंट्स और ऑप्शंस, वारंट और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मतलब कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो रिलेटिव अगर वोटिंग राइट्स को होल्ड करता है, मैं नहीं होल्ड करता हूँ, कोई भी मेरा रिलेटिव होल्ड करता है किसके अंदर, कंबाइंड एंटिटी के अंदर आफ्टर द बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो फिर उसका इम्पैक्ट कैसा है। तो फिर मैं देखूंगा कि वो यूजुअली अगर मेरे साथ में रहता है तो फिर मैं उसको मेरे साथ में ले लूँगा, अदरवाइज मैं फिर उसे सामने वाली पार्टी में कंसीडर करूँगा। यहाँ पे वीरा लिमिटेड एंड जीरा लिमिटेड है, वो दोनों ही बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है एंड लुब्रिकेंट के सेल के बिजनेस में है। जो शेयर होल्डर हैं वीरा एंड जीरा के, वो ज्वाइन करते हैं फोर्सेस को टू बेनिफिट फ्रॉम लोअर डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, मतलब इन दोनों के शेयर होल्डर आपस में एग्री कर देते हैं कि हम अपनी फोर्स को, अपनी एम्प्लॉयज़ को साथ में ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारी डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम आए। अब ये कौन सा होता है, नॉर्मली मान लो लॉजिस्टिक कंपनी है तो फिर वो दोनों एक्यूमुलेट हो जाती है कि यार वहाँ पे मैं भी तारानगर में मैं भी ऑफिस खोल रही हूँ, तू भी खोल रही है, दोनों के खर्चे बढ़ रहे हैं, अपन एक ही ऑफिस से दोनों काम करते हैं ना, अपन दोनों तो ग्रुप कंपनी है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो कैरी आउट किया जाता है बाई सेटलिंग अप इन न्यू एंटिटी कॉल्ड मीरा लिमिटेड, जो कि इश्यू करती है 100 शेयर्स टू द वीरा लिमिटेड शेयर होल्डर्स and 50 shares to the Jeera Limited shareholders in exchange for the transfer of the shares in those entities. जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं रिलेटिव फेयर वैल्यूज को ऑफ द एंटिटीज बिफोर द कॉम्बिनेशन। आल्सो रेस्पेक्टिव कंपनीज शेयर होल्डर्स गेट द वोटिंग राइट्स इन मीरा लिमिटेड बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग। तो जितनी शेयर होल्डिंग उनकी है उतनी शेयर होल्डिंग के अंदर उनको रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो सी जब भी कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है तो वो प्राइमरीली एक्सचेंज होता है इक्विटी इंटरेस्ट को, एंड जो एक्वायरर है वो यूजुअली एंटिटी होती है जो कि इश्यू करती है इक्विटी इंटरेस्ट को। हाउएवर इन सम बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉमनली कॉल्ड रिवर्स एक्विजिशन, ये इन्होंने रिवर्स एक्विजिशन बताया जो मैंने आपको इनिशियली बता दिया था। कैसे कि आपने अपने शेयर इशू कर दिए 50 करोड़ की
असेट थी आपकी, और आपने 100 करोड़ के 50 करोड़ के ऑलरेडी इशू थे और 100 करोड़ की इक्विटी इशू कर दी। तो कुछ रिवर्स एक्विजिशन भी होते हैं, जो इशूइंग एंटिटी है वो अक्वायरर बन जाती है इस केस के अंदर। ओके, जो पर्टिनेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है वो कंसीडर की जाएगी इन आइडेंटिफाइंग द अक्वायरर इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो अक्वायरर को आइडेंटिफाई करने का इसमें बताया, और यहाँ पे उसी की कैलकुलेशन बताइए, एक बार आप देख लेना, लेकिन मैक्सिमम बता दिया मैंने। एग्जिस्टेंस ऑफ ए लार्ज माइनॉरिटी वोटिंग शेयर्स इन द कंबाइंड एंटिटी। अब सी नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रिलायंस की एंटिटी की बैलेंस शीट उठा के देखोगे ना, उसमें मुकेश अंबानी होल्ड करता है सिर्फ 44%। ओके, 44% कौन होल्ड करता है? मुकेश अंबानी होल्ड करता है। सी अब वो 50% तो होल्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मतलब उसके पास में कंट्रोल नहीं है? नहीं, उसी के पास कंट्रोल है। कैसे? क्योंकि बाकी जो बचे हुए ना उसमें कौन है? नॉर्मल जनता है, और वो जनता कभी कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी नहीं अपना, वो उसको मतलब ही नहीं है एजीएम के अंदर क्या डिसीजन ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। जो मुकेश भाई ले रहे हैं वो एकदम सही ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली 44% में भी ये मेजोरिटी एंजॉय कर रहा है, और मेजोरिटी एंजॉय कर रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पे उसको कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो सिग्निफिकेंट वोटिंग इंटरेस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो सिंगल ओनर है या ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ ओनर है, वही जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को होल्ड करता है कंबाइंड एंटिटी में, उसका पावर चलेगा। अब एग्जांपल के लिए एक और बताता हूँ, इन्फोसिस का देखो, नारायण मूर्ति फाउंडर हैं, लेकिन उनके पास में सिर्फ 2% के आसपास स्टेक है उसका, 2-3% का। तो स्टिल वो क्या करते हैं वहाँ पे डिसीजंस के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, 2-3% के स्टॉक में, तो वही क्या माने जाएंगे फिर यहाँ पे उसके मेन जो है जिनके पास में कंट्रोल है। कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंबाइंड एंटिटी, कि जो भी आपकी कंबाइंड एंटिटी है, ओके, जिसके ओनर्स हैं, उनकी एबिलिटी है टू इलेक्ट और अपॉइंट और टू रिमूव ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी। तो मेरी जैसे ये इसके लिए ना सहारा ग्रुप का एग्जांपल समझना। तो सहारा ग्रुप में राजू भाई जो थे ना, उनके पास में पूरा पावर था कि वो किसी को भी उठा के ला सकते थे, किसी को भी उड़ा सकते थे, जबकि उनके पास में सिर्फ 1.5% का स्टेक था। तो फिर वो अक्वायरर कहलाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस किया है ताकि हर एक चीज़ पर्सन को पकड़ सके, कोई क्या ना कर सके, ट्रांजेक्शन्स के अंदर है या लीगल लैंग्वेज के अंदर फॉल करके बचने की कोशिश नहीं करें। ओके, सीनियर मैनेजमेंट होता है कंबाइंड एंटिटी का, अगर वो आप कंपोज कर सकते हो तो आपके पास कंट्रोल है। ओके, अगर आप इक्विटी इंटरेस्ट चेंज करते हो, ओके, तो फिर आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू पे देखना है, जिसके पास में भी आ रहा है। ओके, नॉर्मली कंबाइनिंग एंटिटी जो होती है, जब दो कंपनी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, और ये दोनों आपस में मर्ज हो गई और ये वाली एंटिटी फॉर्म हो गई, तो ये अक्वायरर हो जाएगा और ये दोनों अक्वायरी हो जाएगी। ओके, लेकिन अगेन ये तो पहले से पिक्चर में था ही नहीं, तो इनमें से दोनों में से कौन सी एंटिटी अक्वायरड होगी जिसकी रिलेटिव साइज है वो सबसे ज़्यादा होती है कॉम्बिनेशन के अंदर, वो वाली। इसका जब अपन मर्जर वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा आपको। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, एक बार के लिए आप देख लेना। मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन फटाफट करा रहा हूँ एंड थ्योरीज पे फोकस करवा रहा हूँ। एबीसी लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट की थी एक सुपर लिमिटेड, उसके 100% शेयर्स हैं वो फोकस लिमिटेड ने अक्वायर किए थे, जो कि एक दूसरी कंपनी है। टू फंड द परचेज, सुपर लिमिटेड ने अक्वायर किया था लोन फ्रॉम XYZ बैंक एट कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट पे। ग्रेट, मतलब कि सुपर लिमिटेड है, उसने फोकस को अक्वायर किया, कितना? 100% शेयर्स। ओके, मतलब ओनली ऑन सब्सिडरी, यहाँ पे NCI की तो बात ही नहीं आएगी। अब इसके लिए इसने क्या किया, बैंक के पास गई और क्या लिया, लोन उठा लिया उतने अमाउंट का। जो लोन फंड्स है वो सुपर लिमिटेड ने अक्वायर किया इंटायर वोटिंग शेयर्स ऑफ फोकस लिमिटेड एट फेयर वैल्यू इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस। पोस्ट द एक्विजिशन सुपर लिमिटेड की एबिलिटी है टू इलेक्ट और अपॉइंट और रिमूव ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी आएगी। तो क्या यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सुपर लिमिटेड है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, अक्वायरर है? तो डेफिनेटली यही है, बिकॉज इसी ने अल्टीमेटली क्या किया है, इसको कंट्रोल किया हुआ है। तो सी ओके, यहाँ पे वही पूरा क्लियर दे रखा है कि भाई जो बिजनेस है, ईच बिजनेस कॉम्बिनेशन वन ऑफ द कंबाइनिंग एंटिटी है वो आइडेंटिफाई की जाएगी अक्वायरर में। अब अक्वायरर कौन होगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया अक्वायरर को वो एंटिटी जो कि कंट्रोल करती है ऑब्टेन करती है कंट्रोल ऑफ अनदर एंटिटी, वो अक्वायरी बन जाती है। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो ओकर होता है, बट अप्लाइंग द गाइडेंस इन इंडिया 110 डज नॉट क्लियरली इंडिकेट विच ऑफ द कंबाइनिंग एंटिटी इज द अक्वायरर, और इसीलिए यह कंसिडर किया जाएगा इन द मेकिंग द डिटर्मिनेशन। हाउएवर यहाँ पे ये इफेक्ट करता है प्राइमरीली बाय एक्सचेंजिंग द इक्विटी इंटरेस्ट, एंड जो अक्वायरर है यूजुअली वो एंटिटी होती है जिसके पास में जो कि इक्विटी इंटरेस्ट इश्यू कर रही है,
लेकिन कई बार क्या होता है, आप इक्विटी इंटरेस्ट इश्यू कर रहे हो, आप इक्विटी इश्यू कर रहे हो कंसिडरेशन के फॉर्म में, लेकिन आपका ही एक्विजिशन हो जाता है, तो उसको हम रिवर्स एक्विजिशन बोलते हैं। अब वहाँ पे यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई कि अगर रिलेटिव होल्ड करता है तो, अगर लार्ज माइनॉरिटी वोटिंग शेयर्स है, ओके, या फिर कंपोजिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी है आपके पास में, सीनियर मैनेजमेंट है, या फिर इक्विटी इंटरेस्ट आप चेंज करो, तो इसीलिए ये की ड्राइव्स है फॉर आइडेंटिफाइंग द पार्टी ऑन हुज बिहाफ द न्यू एंटिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाइंग द बिजनेस एक्वायर्ड। इन दिस सिनेरियो सुपर लिमिटेड है, उसके पास में एबिलिटी है टू इलेक्ट और अपॉइंट और रिमूव ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी, और इसीलिए इसकी एबिलिटी मानी जाएगी टू डोमिनेट द मैनेजमेंट ऑफ फोकस लिमिटेड। इसीलिए यह आइडेंटिफाई की जाती है एज ए एक्वायर्ड अनलेस दीज आर कंडीशंस टू इंक्लूड टू द कॉन्ट्रेरी, अनलेस कि यहाँ पे कॉन्ट्रेरी कंडीशंस इंक्लूड की गई हो, ये वाली कंडीशन सारी स्पेसिफाई होती है, इसीलिए सुपर लिमिटेड क्या हो गया यहाँ पे आपका सुपर लिमिटेड यहाँ पे एक्वायरर बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो बोलता है कि शेल कंपनी का एक्विजिशन कैसे होता है एंड आपकी रिवर्स एक्विजिशन कैसे पिक्चर्स में आती है। ओके, सी यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन, यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन ओकर व्हेन, रिवर्स एक्विजिशन ओकर्स व्हेन द एंटिटी, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया रिवर्स एक्विजिशन कब होता है। अब एक्विजिशन जिसके अंदर शेल कंपनी का हो रहा है तो वो फिर अपना क्या हो जाएगा, उसके खुद की तो कोई एसेट स्पेसिफिक एक दो एसेट होती है शेल कंपनी की, मतलब वहाँ पे फिर एसेट एक्विजिशन है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है रिवर्स एक्विजिशन का, वो करते हैं एंड देन आपको समझ आ जाएगा कि कैसे है। एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है। ओके, यहाँ पे आपको इंडेस का कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन उठाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई इसके अंदर कंटेंट क्या है। अब एंटिटी ए और एंटिटी बी है, ओके, बिफोर द बिजनेस एक्विजिशन इनकी डिटेल्स ऐसे थी। ओके, मतलब कि आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की ही डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन इनकी इंडिविजुअल डिटेल्स ये है, मतलब कि इसके पास में करंट एसेट है टोटल 600 करोड़ रुपए की, 600,000 है यानी कि 6 लाख रुपए की है। ओके, और ये है 800,000 की, तो 800 रुपये की मान लो इसके पास में। इसके पास में नॉन करंट एसेट है 1200 की, इसके पास में 2900 की, तो इसके पास में टोटल 1800 की और 3700 की एसेट यहाँ पे आ जाती है। वही करंट लाइबिलिटी, अगर नॉन करंट लाइबिलिटी गए तो टोटल इतनी आ जाती है पिक्चर में। इक्विटी की बात करूँ तो 30,000 शेयर्स है वो 300 के इतने और इसके इतने आ जाते हैं, और रिटेन अर्निंग है वो 800 की और 1700 की आ जाती है, और इस तरह से टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी इतना हो जाता है और हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाता है। अब होता क्या है, 31 मार्च 2001 को एंटिटी ए ने इश्यू किए हैं 2.5 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ईच शेयर्स ऑफ एंटिटी बी। सी, अब ऊपर देखो यहाँ पे अक्वायर किसने किसको किया है, एंटिटी ए ने। ओके, जरा अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखोगे ना सी, अब यहाँ पे फाइनेंशियल देखो, इसकी टोटल एसेट है 3700 की और इसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है यहाँ पे 17, नहीं ये भी तो रिटेन अर्निंग है, तो इसकी लाइबिलिटी है कहाँ पे 1400 की लाइबिलिटी है। ओके, तो ये इसकी रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है 2300 की, और इसकी रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है 1100 रुपये की, मतलब कि टोटल इक्विटी इतनी आ रही है। ओके, अब ए ने बी को खरीदा है, मतलब 1100 रुपये वाली, मतलब आपके जेब में 1100 रुपये है और आपने 2300 रुपये वाली कंपनी को खरीदा है, तो क्या पॉसिबल है कि आप खरीद लो? ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, इन्होंने कहा कि ए ने जो अपने शेयर्स थे, ओके, इनके ए के शेयर्स कितने थे 30,000 शेयर्स थे। ओके, और उन्होंने 60,000 शेयर्स में खरीदने के लिए कितना परसेंट खरीदा है, सबसे पहले तो ये देखो 100%। ओके, 100% लीगली वो उसको ओन करती है, तो इन्होंने 30,000 शेयर्स खरीदे, मतलब इनके पहले से इश्यू थे। 60,000 शेयर्स को खरीदने के लिए उन्होंने पर शेयर 2.5 शेयर दिया अपने। ओके, इनके एक शेयर के लिए अपने 2.5 शेयर दिए हैं, तो अराउंड कितना हो गया 60,000 इंटू 2.5, यानी कि लगभग 1.5 लाख शेयर्स इन्होंने अपने इशू किए हैं। पहले से कितने थे इनके पास में 30,000, अब कितने हो गए 1.5 लाख और, तो टोटल कितने हुए 1,80,000 शेयर इन्होंने अपने इशू कर दिया। अब 1,80,000 जो शेयर इन्होंने इशू किया, इनमें इनको जो मिले हैं वो कितने मिले हैं, एंटिटी बी वालों को मिले हैं 1.5 लाख शेयर। तो बताओ अब एंटिटी ए के अंदर बी की होल्डिंग ज़्यादा हो गई कि ए की है, बी की होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी अराउंड 83.33% की।
ओके, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, लीगली तो एंटिटी ए ने बी को अक्वायर किया, लेकिन इनडायरेक्टली एंटिटी बी ने एंटिटी ए को अक्वायर कर लिया। तो अपन अब किस में ध्यान देखें, अपन हमेशा रियलिटी में जाएंगे, ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस में जाना है। इसीलिए यहाँ पे एंटिटी बी है वो क्या हो जाएगा, अक्वायरर हो जाएगा। और ये सिर्फ किसका केस होता है, जब रिवर्स एक्विजिशन हो जाए, मतलब आप खरीदने चले थे और आप खुद ही बिक कर आ गए। समझ में आई बात। तो ये वैसा ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे 83.33% आ गए। साथ में अब एंटिटी बी के पास में पावर है कि वो एंटिटी के ए के मैनेजमेंट को कभी भी चेंज कर सकती हैं। ओके, तो सी यहाँ पे बोला कि कोटेड मार्केट प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये मैं आपको एक बार करा दूँ क्या साथ में ही, नहीं ये वाला एक बार रहने देते हैं, उसके बाद में कराएंगे। यहाँ तक का पोर्शन आपको समझना था, टेबल के ऊपर वाला वो आपने समझ लिया। यहाँ तक का पोर्शन। अब उसके बाद में उन्होंने एग्जांपल्स क्रिएट कर रखे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है एक्विजिशन डेट कौन सी है। तो एक्विजिशन डेट की जब डिटरमाइन करते हैं वो डेट होती है जिस दिन अक्वायरर कंट्रोल को ऑब्टेन कर लेता है, मतलब अक्वायरर के पास में कंट्रोल आ जाता है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं भाई किस दिन कंट्रोल आ रहा है। यहाँ पे कंपनी जो ए है उसने 80% इक्विटी इंटरेस्ट है कंपनी बी में, कैश के अंदर खरीद लिया। डाटा आपको ऐसे बोला कि जब शेयर होल्डर्स का एग्रीमेंट हुआ ना तो वो 1 जून को हुआ। ओके, जो अपॉइंटेड डेट थी ना एज पर शेयर होल्डर एग्रीमेंट वो 1 अप्रैल 2001 थी। सी एग्रीमेंट कब हुआ, 1 जून को। ओके, शेयर होल्डर ने अपॉइंटेड डेट दे दी 1 अप्रैल की। डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो बोर्ड थी उस पर कंट्रोल आपके पास में कब आया, 1 जुलाई को। पेमेंट कब किया आपने, 15 जुलाई को। एंड डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी है 1 अगस्त को। तो सी कंट्रोल है मेरा 1 जुलाई के ऊपर बोर्ड पे। ओके, 15 को फिर मैंने कंसिडर किया, मतलब कंट्रोल तो यहीं पे आ गया था, तो इसके बाद की डेट तो छोड़ दो। अब मेन बात आती है कि शेयर होल्डर का एग्रीमेंट कब हुआ, वो बोलता है 1 जून को हो गया। अपॉइंटेड डेट क्या थी शेयर होल्डर के एग्रीमेंट में कि हम 1 अप्रैल से आपको अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, 80% स्टेक के लिए, और जिसके कारण इनके पास में कंट्रोल एक्चुअल में कब आया, 1 जुलाई को। तो देखो यहाँ पे 1 जून को तो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसमें बैक डेट से इफेक्ट कर रहे हैं, तो बैक डेट से जाके तो कंट्रोल आ नहीं सकता ना। तो कंट्रोल कब आया एक्चुअल में, 1 जुलाई। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, 1 जुलाई, जिस दिन इनके पास में बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन का आया है वो डेट ऑफ एक्विजिशन की हो जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बोलता है कि कैन एन अक्वायरिंग एंटिटी अक्वायर करेगी एक बिजनेस कॉम्बिनेशन को बेस्ड ऑन ए सिंगल नॉन बाइंडिंग लेटर। ओके, एक साइन, सॉरी सिंगल गलत बोला, एक साइन है लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ओके, डॉक्यूमेंट पे लिख दिया, दोनों पार्टी ने साइन कर दिए और लिख दिया कि ये कंपनी है वो इसको बेचान हो रही है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये कह रहा है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग मतलब कि इसको कोई भी पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, ये इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है, मतलब ये किसी के ऊपर भी लीगली इन्फोर्सेबल है ही नहीं। मैं कोर्ट में जाके बैंक में ये कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि सर ये देखो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, नहीं, ये खुद में ही नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है कि भाई ये खुद ही बोलता है कि मैं किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हूँ, कोई फ्री में कोई छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है। तो नॉन बाइंडिंग है तो ये कोई एग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा। और इंटेंट वेदर द एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन एंड अदर कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ। और ये सोच रहे हैं कि 2 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा, तो नो भाई, ये कोई भी नॉन बाइंडिंग लेटर नहीं होना चाहिए, वो इफेक्टिवली तो होगा ही नहीं, तो कंट्रोल आपके पास आया ही नहीं है, तो ये कोई एक्विजिशन डेट के डिटर्मिनेशन के लिए सही चीज़ नहीं है। अब 1 अप्रैल को क्या होता है, एक्स लिमिटेड एग्री करती है कि वो अक्वायर करेगी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड को इन एन ऑल इक्विटी डील, एक कंप्लीट इक्विटी डील रहने वाली है। उसके अंदर जो भी बाइंडिंग एग्रीमेंट है ना एक्स लिमिटेड वाला, वो गेट द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन 1 अप्रैल। हाउएवर जो कंसिडरेशन है वो पे कैसे किया जाएगा, ओनली टू द शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिसीव्ड, कि आपको शेयर होल्डर की जब अप्रूवल मिल जाएगी ना तभी आप कंसिडरेशन पे करोगे। जो शेयर होल्डर की मीटिंग है वो शेड्यूल हुई है 30 अप्रैल को। 1 अप्रैल को फिर क्या हुआ, तमाशा हुआ, कुछ नहीं, जब शेयर होल्डर देंगे तभी तो मिलेगा ना। तो बताओ, सी इफेक्टिव कंट्रोल आपको 1 अप्रैल से मिल गया, लेकिन कंसिडरेशन आपको कब पे करना है, जब शेयर होल्डर की। तो कंट्रोल मेरे पास आ गया ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। ओके, डजेंट भाई शेयर होल्डर को पेमेंट कैसे करना वो उनकी इच्छा, वो बोलेंगे शेयर तो शेयर दे देंगे, कैश तो कैश दे देंगे। अल्टीमेटली मेरे पास कंट्रोल क्या आ गया, मैं कहता हूँ कंपनी में ये होना चाहिए,
वो हो रहा है, और ये कब से हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो अल्टीमेटली मेरे को कंट्रोल कब मिल गया, 1 अप्रैल को मिल गया। ओके, चाहे वो बाद में अप्रूव करें, पेमेंट कैसे करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन कंट्रोल मेरे पास आ गया तो मैं अकाउंट फॉर कर लूँगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन विदाउट ए कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, कंपटीशन कमीशन वाला एक ही क्वेश्चन, चलो एक बार पढ़ ही देता हूँ। एबीसी लिमिटेड ने अक्वायर किए हैं ऑल द शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड के जितने भी शेयर्स है सारे के सारे एबीसी ने खरीद लिए। निगोशिएशन स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी से, एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ 1 मार्च को। वाइल एबीसी लिमिटेड ऑब्टेन द पावर टू कंट्रोल XYZ लिमिटेड ऑपरेशन ऑन 1 मार्च। ओके, फाइनलाइज हुआ था 1 मार्च को, और उसी दिन से उन्होंने क्या किया, ऑपरेशंस को कंट्रोल करना चालू कर दिया। ओके, तो यही डेट मैं क्या मान लूँगा, डेट ऑफ एक्विजिशन, अभी तक का डाटा की स्टडी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि एक्विजिशन है वो 1 जनवरी से इफेक्ट होगा। नहीं, बैक डेट से थोड़ी करोगे ना, जिस दिन से आपको मिला है उसी दिन से करोगे ना। अब बैक डेट में जाके तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना उस चीज़ को। ओके, हाँ, इनको सारे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे उस डेट से। तो अब ये चीज़ थोड़ा दिमाग घुमा रहा है, मतलब अभी तक के लिए तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन 1 जनवरी से अगर प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब है कि आज की डेट में वो पे करेगा ही ना, तो डिडंट मैटर। मेरे अकॉर्डिंग तो आज की डेट ही होगी इसकी डेट। सी यहाँ पे क्या बोला, Therefore, in case notwithstanding the price is based on the net asset at 1 जनवरी, शेयर होल्डर को है वो डिविडेंड आफ्टर दैट डेट नहीं मिलेगा। जो डेट ऑफ एक्विजिशन है फॉर द अकाउंटिंग पर्पज इसीलिए 1 मार्च रहेगी, यानी कि 1 मार्च को 2001 को, और ना कि 1 जनवरी। द एबीसी लिमिटेड हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द XYZ लिमिटेड, ताकि इसके इफेक्ट हो रिटर्न्स एंड फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विथ XYZ लिमिटेड। इसलिए जो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी वो 1 मार्च 2001 होगी। गॉट इट। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। एक्विजिशन डेट क्या होगी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल क्या बोलता है। एक्विजिशन डेट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल, वन आवर एंड 25 मिनट्स एंड वी कवर 10 क्वेश्चंस। ओके, कुछ खास नहीं किया यार, घंटा उखाड़ा अपन ने। एबीसी लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर है रबर कंपोनेंट के फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट। एबीसी लिमिटेड ने एक बिड किया है XYZ लिमिटेड के बिजनेस को फॉर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, ये CCI वाला आ गया। मैं ऊपर वाले में कह रहा था कि कंपटीशन वाला है, बट ये यहाँ पे आया। यहाँ पे होता क्या है कि जब भी 2 कंपनी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं तो उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई अगर आप बिज़नेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो पहले परमिशन लो, और अगर इसने रिजेक्ट कर दिया ना तो ये बिज़नेस कॉम्बिनेशन हो भी नहीं सकता अब। ओके, क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया में कंपटीशन मेंटेन रहे और आप उसी को ख़त्म कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। तो एबीसी एंड XYZ है वो मैन्युफैक्चर है रबर कंपोनेंट के ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट। एबीसी ने बिड किया है XYZ लिमिटेड के लिए एंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि यह जो ट्रांजेक्शन है वो स्क्रूटनाइज किया गया है तो टू इंश्योर द कंपटीशन लॉ है वो ब्रीच नहीं हो। इवन दो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो गया है, लेकिन CCI के अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसीलिए उन्होंने कैन जो एक्विजिशन डेट है वो सिचुएशन इन द डेट इन द एबीसी लिमिटेड, नहीं, जब तक कंपटीशन कमीशन अप्रूव नहीं करता तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो सिंस CCI अप्रूवल इज ए सब्सटेंटिव अप्रूवल फॉर एबीसी लिमिटेड टू अक्वायर द कंट्रोल ऑफ XYZ लिमिटेड ऑपरेशन, इसीलिए डेट ऑफ एक्विजिशन है वो अर्लियर नहीं हो सकती है देन द डेट ऑन विच अप्रूवल इज ऑब्टेन। तो जिस दिन आपको CCI की रिटर्न के अंदर अप्रूवल मिल रही है उस डेट से पहले की डेट आपकी कोई भी डेट कौन सी नहीं हो सकती है, डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसीलिए यह कंप्लीट होगी ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ सच अप्रूवल। गॉट इट, समझ आ गया होगा आपको इतना पोर्शन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप एक्विजिशन पे। ये भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, पता है। नॉर्मली क्या होता है, स्टेप एक्विजिशन में क्या होता है, आप धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते हो। मतलब कि आपने पहले कंपनी का 10% खरीदा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ओके, तो 50 पहले दिन नहीं पहुँचे, धीरे धीरे पहुँचे। तो जिस दिन आपके पास में कंट्रोल आ जाता है ना, उस दिन ये मान लेना बस कि आज के दिन अगर आपके पास में कंट्रोल आ गया तो आपके पास में पहले के जितने भी इन्वेस्टमेंट थे ना, उस दिन की फेयर वैल्यू पे आप लेके आ जाओगे। आपके पास पहले के जितने भी इन्वेस्टमेंट थे उस दिन की फेयर वैल्यू पे आप लेके आ जाओगे, ताकि आप गुडविल निकालनी पड़ेगी ना अब। तो पहले के जितने भी इन्वेस्टमेंट थे उस दिन की आप किस पे लेके आ जाओगे, उसको फेयर वैल्यू पे लेके आओगे और इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ कर दोगे। ओके,
किस में से, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103 सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई होता है। तो एसएफएस में नहीं कह रहा मैं आपको, सीएफएस में ही वो पहले इन्वेस्टमेंट आ रहे होंगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं था ना। लेकिन अब क्या हो गया, कंट्रोल आ गया तो इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करेंगे और किस पे करेंगे, आज की डेट की फेयर वैल्यू पे। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेल की एंट्री करते हैं, पहले बाई किया था 10 रुपये में, आज उसकी वैल्यू हो गई 100 रुपये, तो 90 का प्रॉफिट इधर बुक हो जाएगा। और ये जो 90 का प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि आपको रियल में प्रॉफिट हुआ है, तो 100 रुपीज़ पे आपने उसको राइट ऑफ किया। अब आप क्या करोगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब एंट्री करोगे ना, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी, तो परचेज कंसिडरेशन में ये वाला 100 का एलिमेंट लेके चलोगे, 10 का एलिमेंट नहीं, 100 का एलिमेंट लेके चलोगे। देखो अब इस क्वेश्चन को ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा। सी यहाँ पे इसने यही कहा कि फ्रूट लिमिटेड जो है उसने अक्वायर किया 15% स्टेक, कितना, 15% स्टेक अक्वायर किया, तो 15% में तो कोई कंट्रोल नहीं था। फिर 20% में किया, तो यहाँ पे 15 और 20 35 हो गया, तो 35% के अंदर अब इसके पास में क्या आ गई, यहाँ पे ये एसोसिएट बन गई इसकी। एंड अगेन 35 के बाद में वो वहाँ पे 65 खरीद लेती है, तो अब इसके पास में 100% स्टेक आ गया और ये इसकी सब्सिडरी बन गई। लेकिन अब ये कहोगे, अब अगर मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन की आप अकाउंटिंग करते हो, ठीक है, आप ज़्यादा होशियार बनते हो, तो आप कहते हो यार 35 तो पहले खरीद गया, उसको तो भूल लो, अभी 65 का पैसा दे रहा हूँ, तो 65 पे मैं अकाउंट फॉर करूँगा, तो 65% के लिए आप 100% नहीं खरीद रहे बाबू, ये तो आप ऑलरेडी सारी होल्डिंग कर रहे हो ना, इसी कारण आप 100% ओनर बने हो। तो आप अब पूरी एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, पूरी लाइबिलिटी और पूरी गुडविल, ओके, तो इनको रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको ये सारे राइट ऑफ करने पड़ेंगे, ये सारे आप फिर नहीं रख सकते ना। बैलेंस शीट में आप 35% इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहे हो और उसी कंपनी की एसेट लाइबिलिटीज भी दिखा रहे हो, ये तो गलत प्रेजेंटेशन होगा ना। आप उसी कंपनी की या तो ये कहो कि ये मेरे पास टोटल एसेट है, फिर उसका इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना, वो सारा फिर आपकी सब्सिडरी बन गई, आप दोनों एक बन चुके हो। अब एक बन गए तो आप उसी में इन्वेस्टमेंट थोड़ी अलग से एसेट दिखाओगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसीलिए इसको अपन जिस दिन मैंने अक्वायर किया है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन फेयर वैल्यू पे मैं इसको राइट ऑफ करता हूँ। अब मैं एग्जांपल के लिए अगर इसकी एंट्री आएगी तो मैं आगे क्वेश्चन आएगा इसका स्टेप एक्विजिशन का, तो मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लाइन बाय लाइन ही चल रहा है अपन। अब बोलता है परचेज कंसिडरेशन कैसे डिटरमाइन करें। तो भाई जो भी आप दे रहे हो जो भी आप दे रहे हो उसकी वैल्यू ले लो, इक्विटी की वैल्यू, प्रीमियम पे करो प्रीमियम की वैल्यू ले लो, कैश दे रहे हो कैश के ले लो, डेप्ट दे रहे हो डेप्ट के ले लो, ओके। साथ साथ में कोई कंटिजेंट एसेट भी दे रहे हो उसकी भी वैल्यू ऐड कर दो। मान लो आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर में पेमेंट करोगे। अब यहाँ पे दो टाइप के खर्चे होते हैं, ओके। एक तो होता है कि किसी पर्टिकुलर बंदे को रखने के लिए आप कर रहे हो, तो वो तो फिर आपके फ्यूचर का ही खर्चा है, आप उस बंदे को रखना चाहते हो, एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा है, वो वाला नहीं। नॉर्मली आपने आज की डेट ही कह दिया कि ठीक है मैं अगले 3 सालों में मैं आपको ये पेमेंट करूँगा, कोई कंडीशन नहीं है, बस 3 साल बाद में पेमेंट करूँगा। तो एक तरह से मैंने क्या किया, बस 3 साल का थोड़ा सा उधार में पीरियड लिया। आज मेरी औकात नहीं है कि मैं पूरा पेमेंट कर सकूं क्या, इसीलिए मैंने थोड़ा पेमेंट होल्ड कर लिया उनका और बोला आपको 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद में दे दूंगा। तो फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं आज की डेट में पीसी का पार्ट मान लूँगा, समझ में आई। लेकिन अगर यही मैं कंडीशन कर दूं कि नहीं अगर 3 साल में मेरा प्रॉफिट अच्छा हुआ, ओके, या फिर 3 साल तक आप मेरी कंपनी में जो एमडी जो फाउंडर है वो मेरी कंपनी में काम करोगे एज ए एम्प्लॉय, तो फिर मैं आपको 50 लाख रुपए और दे दूंगा, तो वो पीसी का पार्ट है नहीं, वो तो फिर एडिशनल चीज़ों के लिए आप पे कर रहे हो, वो आपका पीसी का पार्ट नहीं है, समझ में आई। पीसी में आप विदाउट कंडीशन बस फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हो, ओके, वो करना पक्का ही आप करोगे ही, तभी आपका वो पीसी का पार्ट बनेगा। कुछ 1-2 एसेट और आती है, इंडेमनिफिकेशन एसेट। मान लो मैंने आपको बिजनेस खरीदा, मैंने कहा यार अब तेरा मेरे को क्या पता तूने क्या कांड किए क्या नहीं किए। मान लो तूने डेटर दिखा रखे हैं 100 करोड़ के, ठीक है, और उनसे मिले नहीं मेरे को 1 करोड़ रुपए, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो बोला कि नहीं, फिर वो बंदा मेरे को बोल देता है कि मैं एश्योर करता हूँ कि आपको 90 करोड़ के डेटर तो मिनिमम आ जाएंगे। तो उतनी मेरे को एश्योरिटी मिल चुकी है वहाँ पे, ओके। 10 करोड़ डूबा तो फिर मेरे को टेंशन नहीं है, 90 करोड़ मेरे आएंगे, तो वहाँ पे फिर मैं इंडेमनिफिकेशन एसेट भी रिकॉग्नाइज करता हूँ, ओके। तो वो सारी चीज़ें अभी अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ दिया है कि पीसी में क्या आएगा। जो भी आप पे कर रहे हो ना आज की डेट पे उसका बिजनेस खरीदने के लिए, वो आपका पीसी का पार्ट है। लेट्स गेट 1 बाय 1, ओके। जो कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है बिजनेस कॉम्बिनेशन में वो मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू पे, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा टोटल ऑफ द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर बाय द एक्वायरर, एंड जो भी लाइबिलिटीज इनकर किया आपने बाय द एक्वायरर टू फॉर्मर ओनर्स ऑफ द एक्वायरी एंड द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो थ्योरी छोड़ो, अपने काम की नहीं है, ओके। फेयर वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये भी छोड़ दो, कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे नीचे समरी आएगी, देखो समराइज इन्होंने किया कि जो भी आप एसेट ले रहे हो ना उसकी फेयर वैल्यू ले लो, जो भी आपने दी है, ट्रांसफर्ड मतलब मैंने आपको दी है,
मैंने आपका धंधा खरीदा है, सामने से पेमेंट किया है, ओके। तो कोई एसेट दी, मैंने बोतल दी, तो बोतल 20 रुपये की, तो आपका पीसी में 20 रुपये ऐड हो जाएंगे, ओके। मैंने आपको 10 रुपये कैश दिया, तो वो भी ऐड कर लो। आप कहोगे भैया कैसे वैल्यूएशन कर रहे हो यार हमारे बिजनेस की। कोई नहीं, अभी के लिए इनिशियली सपनों में है ना, तो सपनों की इतनी वैल्यूएशन है, ओके। जो भी लाइबिलिटीज़ आपने इनकर की, लाइबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं। एग्जांपल के लिए आपके 10 रुपये की कहीं उधारी थी, ओके, तो मैंने कहा चलो अब मैं उसको पे करूँगा, ओके। और फिर ऐसे ऐसे करके जो भी मैंने फेयर वैल्यू एसेट दी, लाइबिलिटीज़ दी या फिर कैश दिया, उन सब की फेयर वैल्यू ले लो। कोई भी कंटिजेंट कंसिडरेशन है, वो किसी घटना के घटित होने पे पेमेंट होगा, वो भी मेरा पीसी का पार्ट होगा। एंड जो भी इक्विटी मैंने इशू किया है आपको, वो भी मेरा क्या होगा, पीसी का पार्ट होगा। समझ में आ गए। तो ये मेरा पीसी का पार्ट यहाँ पे समराइज हो गया। ये एग्जांपल आप पढ़ लेना, मैं इलस्ट्रेशन में आऊँगा सीधा। ये आ गया मेरा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 11 बोलता है कि 1 अप्रैल 2001 को PQR लिमिटेड ने अक्वायर किया 30% वोटिंग राइट्स को, वोटिंग शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड को 4 रुपीज़ कितने में, 8,000 करोड़ में। मैंने 30% स्टेक के लिए 8,000 करोड़ पे कर दिया। पहले तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, नहीं हुआ क्यों, क्योंकि 50% स्टेक चाहिए, अभी 30 है। तो एसेट एक्विजिशन है 8,000 करोड़। एंट्री क्या होगी, सीधी सी, चाहे SFS हो या CFS, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज होगा। इन्वेस्टमेंट टू बैंक 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, बस बात खत्म। अब बात क्या करते हैं आगे ये बोलते हैं कि हमने इसीलिए इसको इक्विटी मेथड पे, इक्विटी मेथड इसी पे आता है जब अपन इंड AS 28 करेंगे ना, तो उसके अंदर आता है कि अगर आपके पास में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो 30% स्टेक होल्ड करती है, 20% से ज़्यादा है, तो 20% से ज़्यादा लेकिन 50% तक होना, तो वो आपका किस में आता है, इंड AS 28 के अंदर कवर हो जाता है, ओके। तो इक्विटी मेथड के अंदर ये आ गया। एट 31 मार्च 2002, यानी कि लगभग 1 साल बाद में PQR लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज किया है अपने शेयर्स ऑफ द नेट एसेट चेंजेस ऑफ द XYZ लिमिटेड को यूजिंग ESA, कि SOPL में इतना, एक्सचेंज डिफरेंस OCI में इतना, एंड रिवॉल्यूशन रिजर्व PPE में इतना है, ओके। और एक चीज़ बताऊं क्या, जब भी आप इक्विटी मेथड पे अकाउंटिंग करोगे ना, वैसे तो इसका इंड AS 28 का आपका यहीं पे फिर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। होता है क्या, नॉर्मली आप जितना भी आपका प्रोपोर्शनेट शेयर है ना प्रॉफिट्स में, चाहे वो आपका PNL वाला हो, चाहे वो OCI वाला हो, चाहे वो आपका रिवॉल्यूशन, जिस हेडिंग का, सब्सिडरी का या फिर एसोसिएट का, जिस हेडिंग का जो प्रॉफिट है, वो आप अपनी बैलेंस शीट में उस हेडिंग में ऐड ऑन कर दोगे। ये होता है इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में क्या करते हो आप, कॉस्ट के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कैरी करते हो और उस कंपनी का जिस हेड में जो बेनिफिट होता है, ओके। जैसे PNL के अंदर इतना इक्विटी, ठीक है, PNL में इतना, OCI में इतना। अब PNL OCI क्या है, ये अब इंड AS 1 करेंगे ना तब समझ आ जाएगा, अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिस हेडिंग से जो प्रॉफिट रिलेट करता है, अपन उस हेडिंग में वो प्रॉफिट ऐड करते जाते हैं। सिंपल, करना कुछ भी नहीं होता इक्विटी मेथड में। एसेट को कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट को। अब इन्वेस्टमेंट में मान लो आपने किसी कंपनी के 30%, जैसे कि इसने खरीदे, तो इसको डिविडेंड मिला होगा, तो डिविडेंड तो वापस से अपन ऐड बैक कर देंगे PNL में जब CFS बनाएंगे तो। और क्या कर देंगे, उसका जो प्रॉफिट का 30% हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पे 700 करोड़ है, तो 700 करोड़ का 30% हम लेके आ जाएंगे, कह देंगे इंटू 30% किया तो 210 करोड़ मेरा PNL में ऐड हो जाएगा, ओके। 30 करोड़ मेरा OCI में ऐड हो जाएगा, एंड 5 तेरी 15, यानी कि 15 करोड़ मेरा यहाँ पे रिवॉल्यूशन रिजर्व के अंदर ऐड हो जाएगा। जो कैरिंग अमाउंट है इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट की 31 मार्च को, इसीलिए अब देखो 210 प्लस 30 प्लस 15, लेकिन है ना, सॉरी ये मैंने 30% इस अमाउंट का कर दिया, जबकि ये ऑलरेडी 30% के अंदर ही है। यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज किया है अपने शेयर ऑफ द नेट एसेट चेंज को, ये ऑलरेडी 700 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़, ये 30% के इक्वल ही अमाउंट है। तो ये टोटल 850 करोड़ ये हो गया और 8,000 करोड़ ये हो गया, तो टोटल 8,8850 करोड़ रुपए का इसका वैल्यूएशन हो गया, ओके। ऑन 1 अप्रैल 2002 PQR लिमिटेड ने अक्वायर किया रिमेनिंग 70% XYZ लिमिटेड का, कितने में, 25,000 करोड़ रुपए में, 25,000 करोड़ रुपीस में इसने 70% स्टेक यहाँ पे अक्वायर किया यार। राम 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 राम, मतलब पहले 8850 में 30%, ओके, और अब कितना, 70% के लिए 25,000, है ना। तो टोटल कितने का पड़ गया इसको, वो भी देखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे आपका स्टेप एक्विजिशन वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी, पहले इन्होंने स्टेप 1 में इतना अक्वायर किया, स्टेप 2 में फिर इतना और किया,
तो सी आज की डेट में 25,000 क्या है, कंट्रोल आ गया, ये वैल्यू तो आज की डेट की है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगी। जो 8850 है ना, उसकी आज के दिन में फेयर वैल्यू दे रखी है 9,000 करोड़ की, तो हम इसमें 9,000 और जोड़ देंगे, तो परचेज कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, 25 और 9 34,000 करोड़ का माना जाएगा। समझ में आई बात। अब इसका क्या होगा 8850 के, तो ये रेस्पेक्टिव हेड को अपन क्या कर देंगे, वापस से पहले डेबिट किया होगा, तो अब इसका क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, और साथ में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एसेट हट गई ना, इन्वेस्टमेंट को भी क्रेडिट कर देंगे 8,000 करोड़ से, तो 8,000 और ये 700, 100 और 50, तो 8850 क्रेडिट हुआ। टू क्या कर देंगे, टू हम कर देंगे परचेज कंसिडरेशन, तो ये परचेज कंसिडरेशन में इधर चला जाएगा, परचेज कंसिडरेशन में आ जाएगा बाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वाला 8,000 करोड़ का, ओके, और 30,000 करोड़ का अब भी 9,000 करोड़ है, सॉरी 9,000 करोड़ का, ओके, और 25,000 अभी, तो 34,000 करोड़ हो जाएगा टोटल। तो 34,000 करोड़ की एसेट ओके मैंने खरीदी है और उसकी मार्केट में वैल्यू है 30,000 करोड़, तो मतलब कि मैंने 4,000 करोड़ का यहाँ पे गुडविल का अमाउंट पे किया है। ओके, तो ये ऐसे रिकॉग्नाइज होगी, गुडविल कैसे होगी, तो सी इन्होंने INA 30,000 करोड़ पे, INA मतलब कि नेट एसेट होता क्या है, असेट डेबिट होता, ओके, टू लाइबिलिटी होता। असेट मान लो कितने की, 10,000 करोड़ की, और यहाँ पे मान लो ये है 10,000 करोड़ की एसेट है और 5,000 करोड़ की लाइबिलिटी, तो नेट एसेट 5,000 करोड़ बची ना, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली नेट एसेट की वैल्यू दे देते क्वेश्चन में आपको, और नेट एसेट बोल दिया कि नेट एसेट कितने की है, 30,000 करोड़ की, तो नेट एसेट 30,000 करोड़ डेबिट, गुडविल हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 4,000 करोड़ की, और देखो 100, 50 और 700 वाले वो लेजर थे ना, तो 100 और 50 तो दो अलग अलग लेजर में होंगे, ओके, वो अपने रेस्पेक्टिव हेड में गए होंगे भाई, ट्रांसलेशन रिजर्व वाला ट्रांसलेशन में, रिवेल्यूशन रिजर्व वाला रिवेल्यूशन में, और जो PNL का प्रॉफिट या लॉस आया होगा ओके उसको PNL में वापस से राइट ऑफ करके थोड़ी करेंगे ना, तो OCI वालों को यहाँ पे राइट ऑफ किया है। ओके 100 ये हो गया और 50 यहाँ पे राइट ऑफ हो गया, 2 कैश में चला गया मेरा 25,000, ये पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे राइट ऑफ हो गया, 50 मेरे जो ये वाले थे वो रिटेन अर्निंग में चले गए, और जो ऊपर वाले थे वो कितना हो गया, मेरा गेन आ गया यहाँ पे, जो कि PNL में ही चला जाएगा। ओके तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन ये आपको 2-3 बार क्वेश्चन देखना है तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद में अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन मेरा अचीव होता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन, मैंने पैसे नहीं दिए, हुआ क्या, कंपनी ने बाईबैक कर लिया। ओके तो मेरे शेयर पहले थे 49% पे, कंपनी ने कुछ दूसरी कंपनी से बाईबैक किया और अब मेरे शेयर ऑलरेडी जो होल्डिंग है उसके अंदर हो गए 51%, यानी कंट्रोल बैठे बैठाए मेरे पास आ गया। तो बताओ क्या करेंगे, तो फिर उस दिन जो भी फेयर वैल्यू होगी, सेम केस है, उस दिन जो फेयर वैल्यू होगी उसके ऊपर पुराना वाला इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो जाएगा, और करंट वाला जो है ओके उसके ऊपर क्या कर लेंगे हम, बिजनेस कॉम्बिनेशन का PC मान के कंट्रोल एक्सरसाइज कर लेंगे, समझ में आ गई, और बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। ओके अब बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर अचीव किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ओके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो सीता और बीता है, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि कंबाइन हो जाएंगी टुगेदर एंड फॉर्म करेंगे एक डुअल लिस्टेड कॉरपोरेशन को एज पर देयर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। जो बोथ पार्टीज है वो रिटेन करेगी ओरिजिनल लिस्टिंग्स को, एंड बोर्ड ऑफ DLC है वो कंप्राइज करेगी 10 मेंबर्स को, जिसमें से 6 जो होंगे वो सीता को डेडिकेटेड हैं एंड 4 जो हैं वो बीता को हैं। सी यहाँ पे क्या बोला, सीता बीता दोनों साथ में आके एक डुअल लिस्टिंग कॉरपोरेशन DLC फॉर्म करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो भी एग्रीमेंट है उसमें पार्टीज हैं वो ओरिजिनल लिस्टिंग रहेगी बोर्ड ऑफ DLC में, उसमें टोटल 10 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 6 सीता के होंगे और 4 बीता के, तो मतलब मेजोरिटी यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगी, सीता कंट्रोल करेगी। एंड जब सीता कंट्रोल करिए तो अक्वायरर कौन होगा, चाहे सीता बीता मिल के, अब ये दोनों तो खत्म हो जाएगी, वो DLC फॉर्म कर रहे हैं, स्टिल यहाँ पे अक्वायरर कौन होगा, सीता, क्योंकि इसके पास में मेजोरिटी रहने वाला है। तो हम जब एंट्रीज और अकाउंटिंग करेंगे तो ये मान के करेंगे कि सीता यहाँ पे अकाउंटिंग अक्वायरर है, तो फिर बीता की तो फेयर वैल्यू पे आ जाएगी एसेट्स जितनी होगी इसके अंदर, और सीता की कैरिंग वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, और इस तरह से दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे, यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग करेंगे। ओके ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये मर्जर की अकाउंटिंग होती है। मर्जर में हम देखते हैं कि रियल में दोनों एंटिटी में से अब कंट्रोल कौन कर रहा है, तो जो कंट्रोल करता है उसकी एसेट तो कैरिंग वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाती है, और जो कंट्रोल हो रहा है उसकी फेयर वैल्यू पे ही जानी होती है। तो इन दोनों की एक्यूमुलेट करके यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाएगी। अगेन क्वेश्चन में अपन कर लेंगे, अभी के लिए चलते हैं।
जो फेयर वैल्यू है सीता लिमिटेड की वो 100 करोड़ है एंड फेयर वैल्यू जो है बीटा की वो 80 करोड़ है। जो फेयर वैल्यू है नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की ऑफ द बीटा लिमिटेड वो 70 करोड़ है। अज्यूम कीजिए एन से है वो मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू पे। तो डिटरमाइन कीजिए गुडविल कितनी रिकॉग्नाइज करोगे एक्विजिशन के ऊपर। ऐसे करने में मजा आता है ना। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द गुडविल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्विजिशन डेट। तो देखो गुडविल निकालते हैं अभी। तो अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, हम मान के चलेंगे सीता लिमिटेड है। तो सीता की फेयर वैल्यू तो छोड़ो, बीता की देखो, बीता की फेयर वैल्यू है 80 करोड़ रुपीज़। जो फेयर वैल्यू नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की है बीटा लिमिटेड की वो कितनी है, 70 करोड़ रुपए। ओके, INA की वैल्यू दे रखी है 70 करोड़। ओके, और जो पे हो रहा है उसको 80 करोड़ का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई गुडविल, 80 करोड़ 70 करोड़, बचा हमारा 10 करोड़ गुडविल। तो समझ आ गया। मर्जर का है, अगेन जब डिटेल क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। अभी के लिए सिंपली वापस से बोल देता हूँ, 2 एंटिटीज़ होती हैं वो दोनों मिलके बंद हो जाएगी और तीसरी एंटिटी फॉर्म में आ जाएगी। तो ये एक्वायरर नहीं बन सकती, वरना फिर इन दोनों को फेयर वैल्यू पे लेके आएगी तो फिर गुडविल कहाँ से आएगी। तो इसीलिए इन दोनों एंटिटी में से ओके जो देखते हैं कि मेजोरिटी किसके पास में है, तो जो मेजोरिटी ओन करती है उसको हम अकाउंटिंग एक्वायरर मानते हैं। उसकी एसेट को इसके अंदर कैरिंग वैल्यू पे लेके आते हैं और जो ये दूसरी कंपनी है जो अक्वायर हो रही है उसकी एसेट को हम फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं और इसके एसेट के बेसिस पे ही हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ना कि इसके ऊपर। समझ में आ गई बात? हा 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 ला 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 ला। सी, अब बताओ डायरेक्ट कॉस्ट हुई एक्विजिशन। जब आपने एसेट को अक्वायर किया तो आपकी कुछ कॉस्ट लग गई, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे? तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आएगी ना वो इंक्लूड नहीं होगी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कि जब भी आप PC कैलकुलेट करोगे तो उसकी डिटर्मिनेशन में ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। कॉस्ट जैसे कि इंक्लूड करते हैं फाइंडर्स की फीस को, ड्यू डिलीजेंस की कॉस्ट को। हाँ भाई, ये PC का पार्ट नहीं है। देखो आपने धंधा खरीदा है, ओके, ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, ये अदर खर्चे आपके ओके है, उसी के लिए इनकर के मैं मानता हूँ, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप हमेशा P&L में लेके जाओ। ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, PC के अंदर नहीं आएगा ये। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी, ये बोलता है कि क्या स्टाम्प ड्यूटी जो आपने पे की है, जो स्टाम्प ड्यूटी आपने पे की है ओके ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड परजेंट टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या वो कैपिटलाइज की जाएगी इन द कॉस्ट ऑफ असेट और शुड इट बी ट्रीटेड एज एन एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली बी एक्सपेंस ऑफ। ओके, ये अकॉर्डिंगली या तो एक्सपेंस ऑफ हो जाए। सी, मैंने आपको अभी बोला ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर नॉट द पार्ट ऑफ आपकी किसकी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी मैं क्यों इनकर कर रहा हूँ, ताकि लैंड की ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। तो क्या ये PC का पार्ट होगा या नहीं होगा? सी, यहाँ पे मैंने धंधा खरीदने के लिए पैसा दिया क्या? नहीं, ये तो अलग से लीगल कॉस्ट लगती है। ठीक है, मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदता तो भी लगती, तो क्या मैं उसमें कैपिटलाइज करता क्या? ओके, सी, जो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है अक्वायरर ने इनकर किया टू इफेक्ट ए बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो कभी भी कंसिडरेशन ट्रांसफर यानी कि मेरे PC का पार्ट नहीं बनता है। ओके, इसीलिए इंड AS 103 बोलता है कि जो भी एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है या जो कॉस्ट ऑफ द एक्वायरर है टू इनकर टू इफेक्ट ए बिजनेस कॉम्बिनेशन, दोज कॉस्ट इंक्लूड फाइंडर्स फीस, एडवाइजरी, लीगल, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन या अदर प्रोफेशनल की या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव की, इंक्लूडिंग इंटरनल एक्विजिशन डिपार्टमेंट या कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग एंड इश्यूइंग डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इनको इश्यू करने की भी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। ओके, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी पेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट है इन कनेक्शन विद द बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है जैसे कि डिस्क्राइब किया गया है पैरा 53 के अंदर। एंड इसीलिए यह जो कॉस्ट है इन ऑर्डर टू अफेक्ट द बिजनेस कॉम्बिनेशन, यह उसका पार्ट नहीं है टू द फेयर वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड सेलर। और इसीलिए स्टाम्प ड्यूटी जो है वो अक्वायरर के द्वारा ओनरशिप राइट्स के लिए किया जाता है और यह बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है। आप इसे डायरेक्टली राइट ऑफ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप इंड AS 16 में करते हो ना तो फिर वो आपकी असेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो ऑलरेडी आप असेट को किस पे ले रहे हो, फेयर वैल्यू पे ले रहे हो। अब उससे ऊपर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। समझ में आ गई बात? ना 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 ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान बताऊँ, फेयर वैल्यू से ज़्यादा ऊपर आप लेके भी चले जाओगे ना
कि ठीक है फेयर वैल्यू थी 100 रुपये की, उसमें मान लो ये 20 रुपये का आपने और ऐड कर लिया तो 120 हो गया। अब यहाँ पे इंड एस 36 इम्पेयरमेंट वाला पिक्चर में आएगा, वो 20 रुपये से इसको इम्पेयर कर देगा क्योंकि फेयर वैल्यू जाता है, तो अल्टीमेटली सो ही जाएगा और ये 20 किधर चला जाएगा, PNL में चला जाएगा। आ गया समझ? ला 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 सी। अब बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि इलस्ट्रेशन 14। ABC लिमिटेड ने अक्वायर किया PQR लिमिटेड को। कब किया भाई? 23 जून 2001 को किया। असेट जो अक्वायर हुई थी PQR लिमिटेड से वो इंक्लूड करती है एक टेंजिबल असेट्स को जो कि कंप्राइज करती है वायरलेस स्पेक्ट्रम लाइसेंस। यानी कि वायरलेस स्पेक्ट्रम लाइसेंस क्या होता है? टावर, एक तरह से टावर ही मान लो आप सीधा सा। तो भाई टावर के लिए वो खर्चा करा है और ठीक है, और ये एक तरह से लाइसेंस है, तो मतलब क्या है यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट है। समझ में आई? अभी सिर्फ टावर लगाने का लाइसेंस मिला आपको, ये आपकी टावर लगाने के लिए जो लाइसेंस मिला है, तो लाइसेंस क्या होगा आपका? इंटेंजिबल एसेट होगा। टावर नहीं होता है, टावर तो आपका टेंजिबल रहेगा, लेकिन टावर को चलाने के लिए लाइसेंस जो है वो इंटेंजिबल है। ओके, ये इंटेंजिबल एसेट है। ABC लिमिटेड है वो रिक्वायर करता है टू मेक एन एडिशनल वन टाइम पेमेंट टू द रेगुलेटर इन PQR जुरिसडिक्शन इन ऑर्डर टू द राइट्स टू बी ट्रांसफर फॉर इट्स यूज। तो अगर उनको, अगर अभी ये लाइसेंस अगर आपके पास में था और आप मुझे दे रहे हो ना, तो आपको एक एडिशनल कॉस्ट, यानी मेरे को एक एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, जो कि मेरे रेगुलेटर, मान लो आप पंजाब में हो, मैं राजस्थान में हूँ, तो मेरे को राजस्थान गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके, तो पे करना पड़ेगा, तो आप मुझे, मेरे को बताओ कि ये कॉस्ट कम करके बेचोगे? नहीं, इसकी जो फेयर वैल्यू की आप उस पर मुझे बेच दोगे। उसके बाद में मेरे को लीगल राइट्स ट्रांसफर करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो मेरी एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है, तो ये मेरे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बन सकता है। लेकिन अगर ये मेरा असेट एक्विजिशन हो तो फिर मैं जो भी आपको पे करूँगा या इस असेट के लिए मेरे को इनकर करने पे जो भी कॉस्ट लग रही है, तो वो मैं क्या करूँगा, क्योंकि असेट देखो PP जब भी मेरी अकाउंट होती है ना, तो इनिशियली हमेशा किसके ऊपर होती है? कॉस्ट के ऊपर होती है। तो कॉस्ट मेरी जितनी इनकर होगी वो मैं क्या मानूंगा? सारी इसके ऊपर इनकर करूँगा। PP बोल दो, इंटेंजिबल एसेट बोल दो, दोनों में एक ही चीज़ होती है। तो जो भी मेरी कॉस्ट इनकर की गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस है ही नहीं ना, यहाँ पे तो एसेट एक्वायर करो, तो एसेट एक्वायर करो, तो उस केस में हमारा क्या होगा? ये कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होगा और फिर जितनी कॉस्ट लगेगी वो सारी रिकॉग्नाइज होगी। ये बात अलग है, बाद में आप फेयर वैल्यू पे जाते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों फॉलो करने को मिलता है। तो अगर आप फेयर वैल्यू पे जाते हो तो फिर वहाँ पे इम्पेयरमेंट वगैरह में फंस जाओगे, अदरवाइज फिर आप कॉस्ट पे कैरी ऑन कर सकते हो। अब आता है कंटिजेंट कंसिडरेशन। ये क्या बोलता है कि जो कंसिडरेशन द अक्वायर्ड ट्रांसफर इन एक्सचेंज फॉर द अक्वायरी, वो इंक्लूड करता है कोई भी एसेट को या लाइबिलिटी को जो कि कंटिजेंट कंसिडरेशन अरेंजमेंट से इंक्लूडेड है, ओके, रिजल्टिंग है। जो अक्वायरर है वो रिकॉग्नाइज करेगा एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू को ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन को एज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर इन एक्सचेंज फॉर द अक्वायरी। जो अक्वायरी है वो क्लासीफाई करेगा ऑब्लिगेशन को टू पे, मतलब नॉर्मली कंटिजेंट कंसिडरेशन क्या है, मैंने बोल दिया कि आपको कोई भी एसेट में ट्रांसफ़र करूंगा या आपके लिए कोई भी लाइबिलिटी है वो मैं पे ऑफ करूंगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? कंटिजेंट कंसिडरेशन हो जाएगा। अब एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है क्या, ये आप ही पढ़ना। ये एक तरह से ना परफॉर्मेंस टारगेट के ऊपर दे रखा है कि मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपने फ्यूचर में इतना परफॉर्मेंस टारगेट अचीव कर लिया तो मैं आपको ये कंसिडरेशन और दूंगा। किसको? शेयर होल्डर ऑफ द, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, मैं हूँ, ओके, और ये राहुल गांधी है, ओके। तो मैंने क्या बोला इनको कि भाई मैं आपको क्या करूँगा, मैंने इनकी कंपनी खरीद ली, ओके, कंपनी खरीद ली, तो मैंने उनको बोला कि भाई आपकी जो भी कंपनी है, ओके, अगर वो 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, अब कितने में मैंने खरीदा? 51% स्टेक में, तो बाकी 49% तो बचे हुए ना इनके। तो मैं इनको बोला कि अगर आपकी कंपनी 50 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती है ना अगले साल में, तो मैं आपको परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में ही 10 करोड़ रुपये और दे दूंगा, ओके। तो अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे बस प्रॉफिट तो बहाना है, ओके। मेरे को 1 साल बाद में उनको 10 करोड़ देना है अगर ये अचीव कर लेते हैं। कंडीशन बेस्ड है, इसीलिए कंटिजेंट कंसिडरेशन है, लेकिन ये मैंने इनिशियली यहीं पे आज की डेट में लिख दिया। तो अगेन ये मेरा PC का पार्ट बन जाएगा यहाँ पे, ओके, अगर वो अचीव करते हैं तो इसको भी मैं क्या करूँगा? मेरे परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करूँगा। और ये क्वेश्चन ऊपर वाला ऐसा ही है। अब उन्होंने कहा कि परचेज प्राइस को अलोकेट करो, तो एसेट और लाइबिलिटी है वो रिकॉग्नाइज कर लो भाई, जो भी आपको मिल रहा है वो रिकॉग्नाइज कर लो, साथ में गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज भी रिकॉग्नाइज कर लो, ओके। इसके अलावा इस टॉपिक में कोई जान नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करना है तो करो। मैं चलता हूँ आगे। और किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं? हमेशा फेयर वैल्यू के ऊपर हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके।
अब बात करते हैं एक्सेप्शंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड और मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे कई चीज़ें दे रखी है, लाइक जैसे कंटिजेंट असेट थी, वैसे अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी हो जाती है तो भी आपको फिर इंड एस 37 के अकॉर्डिंग है वो देखनी है। यहाँ पे सी यहाँ पे दे रखा है, ये समरी देखो, समरी में बोला कि अगर आपको लग रहा है कि क्या कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, एग्जाम्पल के लिए कंपनी का केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, आपने उस कंपनी को खरीद लिया, अब आपको क्या लग रहा है, या तो कंपनी केस जीत जाएगी या कंपनी केस हार जाएगी। अगर कंपनी केस हार जाती है तो यहाँ पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको पे करना पड़ेगा। तो इंड एस 37 है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मतलब मेरे को लग रहा है, बस देखने में हो सकता है, हुआ नहीं या होना कोई भी कंफर्म नहीं है किसी भी स्टैंडर्ड पे, बट पॉसिबली, तो फिर इंड एस 37 कहता है रिकॉग्नाइज मत करो। बिजनेस कॉम्बिनेशन भी बोलता है पॉसिबल के लिए तो क्या रिकॉग्नाइज करना, लेकिन क्या मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या, मतलब फ्यूचर में हो सकती है, ऐसी मेरी उम्मीद हो सकती है, तो भाई ऐसे धंधे नहीं चलते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या, अगर यहाँ पे प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो इंड एस 37 आपको रिकॉग्नाइज नहीं करने का बोलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिलायबली मेजर कर सकते हो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कहता है कि आप अकाउंट फॉर कर सकते हो इसको, समझ के। ओके, वही अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितनी आ सकती है, तो फिर वहाँ पे दोनों ही बोलते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना। लेकिन किसकी बात हो रही है, सिर्फ कंटिजेंट लायबिलिटी की बात हो रही है। ओके, नॉर्मल लाइबिलिटी नहीं है। नॉर्मल लाइबिलिटी में अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है और प्रोबेबल है तो फिर इंड एस 37 भी रिकॉग्नाइज करने का बोलता है। लेकिन ये कंटिजेंट अगर कुछ हुआ तो होगा, अब भी कोर्ट में केस नहीं चल रहा, मे भी हो सकता है वारंटी के अंदर बाद में कस्टमर आएगा, ओके, या फिर वारंटी के लिए वो क्लेम्स आ रखे हैं, वो केस कर सकता है। तो फिर ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये बिल्ड होते हैं। अब एग्जांपल के लिए एक सूट है डैमेज का, वो 10 मिलियन का कंपनी के ऊपर फाइल हो रखा है ब्रीच के लिए। कंपनी बी ने ये डिस्क्लोज किया है कंटिजेंट लाइबिलिटी के ऊपर कि इनकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकती है, लेकिन इनको प्रोबेबल नहीं है कि कितना आउटफ्लो होगा। लेकिन दूसरी जो कंपनी, तो इन्होंने सिर्फ डिस्क्लोज किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन कंपनी ए जो अक्वायर कर रही है उसे लगा कि 2 मिलियन की लाइबिलिटी आ सकते हैं, तो फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में वो इसको अकाउंट फॉर कर लेगी एज ए लाइबिलिटी। समझ गए बात। ओके, ऐसे ही इनकम टैक्सेस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट में इंडेमनिफिकेशन एसेट्स का आपको बता रखा है। इंडेमनिफिकेशन एसेट क्या था, जो मैंने आपको डेटर के रिगार्डिंग बताया था कि सामने वाला गारंटी दे देता है कि यार आपका 90 करोड़ का मैं श्योर करके दे रहा हूँ, या 10 करोड़ तक की अमाउंट आपकी डूबेगी तो मैं आपको देने वाला हूँ, तो उतने की मैं एसेट रिकॉग्नाइज कर लूँगा। यहाँ पे इंडेमनिफिकेशन लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज हो सकती है उसके केस में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 15, जो कि बोलता है एबीसी लिमिटेड ने अक्वायर किया है एक बीवरेज कंपनी को। बीवरेज मतलब कि जो खाना वाना बनाती होगी वो टाइप की कंपनी, ओके, जिसका नाम है पीक्यूआर लिमिटेड। और ये किससे खरीदी है, एक्सवाइजेड लिमिटेड से। जब भी एक्विजिशन हुआ था पीक्यूआर लिमिटेड का, इज द डिफेंडेंट इन ए कोर्ट केस वेयर बाई सर्टेन कस्टमर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, उन्होंने अलीज किया दैट इसका जो प्रोडक्ट है वो कंटेन करता है पेस्टिसाइड इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लेवल्स दैट हैव कोज देम हेल्थ डैमेज। कि भाई अब इनका प्रोडक्ट है, ओके, तो इनको क्या करना पड़ता है, पेस्टिसाइड उसमें यूज़ करना पड़ता है, ओके, और पेस्टिसाइड्स अगर वो यूज़ एक्सेस करें परमिसिबल लेवल से तो उनको डैमेज, हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। और ऐसे में उन्होंने क्या किया है, कई कस्टमर ने एटलीस्ट इनके ऊपर क्लेम कर दिया है। पीक्यूआर को लग रहा है कि जो डैमेज की वैल्यू होगी वो 2 करोड़ के अराउंड है, ओके, और इन्होंने इसीलिए एबीसी लिमिटेड ने इंडेमनीफाई कर दिया कितने का, 1 करोड़ तक का, कि 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कोई भी लॉस हुआ ना तो हम आपको देंगे। और अभी फेयर वैल्यू आ रही है उसकी 70 लाख रुपए, ओके। तो अब बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा अगर उसकी 1.2 करोड़ होती फेयर वैल्यू की, या फिर 70 लाख होगी। 70 लाख होगी तो कोई एसेट नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि जितना क्लेम होगा वो मेरे को ही भरना पड़ेगा। वो तो 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट का दे रहा है। सी, उसमें क्लेम आ रखे हैं 2 करोड़ के, बंदा गारंटी दे रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, ओके। तो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर पूरा 2 करोड़ पे होगा तो फिर 1 करोड़ की इंडेमनिफिकेशन एसेट होती। लेकिन 1 करोड़, अब उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 70 लाख रुपए मान के चलो, तो बोलो वो बोल रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, और हमको लग भी रहा है कि 70 लाख ही होगा, तो कुछ आएगा, इंडेमनिफिकेशन एसेट नहीं आएगा। लेकिन अगर वही 1.2 करोड़ हो जाता है तो 20 लाख का फिर हम, हमारे पास राइट है कि हम उससे रिकवर कर सकते हैं, तो बस वही रिकॉग्नाइज किया है। 70 लाख में कोई भी नहीं है, नील आएगा, और यहाँ पे 1.2 करोड़ है, तो 1 करोड़ तक आप जितनी इंडेमनिफिकेशन एसेट रिकॉग्नाइज करना चाहो कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 16, वन आवर एंड 57 मिनट्स, ओके। एबीसी लिमिटेड ने पे किया है 50 करोड़ रुपए टू अक्वायर पीक्यूआर लिमिटेड फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड से खरीदने के लिए उन्होंने पीक्यूआर लिमिटेड को अक्वायर, मतलब पीक्यूआर लिमिटेड को पे किया है
किसने, ABC लिमिटेड ने 50 करोड़ रुपए। पिक्योर मैन्युफैक्चर करती है फाइबर ग्लास की, जो कि 10 क्लास एक्शंस उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं अभी। उन्होंने इंडेमनीफाई किया है ABC को कि जो अमाउंट है वो 10 करोड़ तक रहेगी। ओके, जो क्लास एक्शन है वो अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करते डैमेजेस की, बट जो भी एक्सपीरियंस है उनको लगता है कि 1 करोड़ के ईच हैं तो 10 के कितने हो गए, 10 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स में ही सेटल हो जाते हैं। तो ABC लिमिटेड ने असेसमेंट किया एंड डिसाइड किया कि जो भी पोटेंशियल वेरिएंस इसको लग रहा है वो ये रिलायबली मेजर नहीं कर, अब मेजर ही नहीं कर सकते तो अपन ने देखा था, तो मेजर नहीं कर सकते तो कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब आता है रीअक्वायर्ड राइट्स। रीअक्वायर्ड राइट्स के अंदर क्या है कि आप राइट्स को रीअक्वायर कर लेते हो। अभी 2 घंटे हो गए हैं मेरे बोलते हुए, बैंड बज गई हैं, तो अभी मैं एक बार पार्ट इतना स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे मेरे 43 पेजेस हैं वो इन बिजनेस कॉम्बिनेशन के कंप्लीट हो गए हैं, 138 टोटल हैं। तो अगले में मैं फिर वीडियो के अंदर आपको ये करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, अभी के लिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड मिलते हैं। कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच।